मास्टरमाइंड सिद्धांत की व्याख्या पूर्ण सामंजस्य में काम कर रहे दो अथवा अधिक अलग अलग मस्तिष्कों से युक्त ऐसे समग्र मस्तिष्क के रूप में की जा सकती है जो निश्चित लक्ष्य रखता हो। शब्द मास्टरमाइंड के तात्पर्य को जल्द ग्रहण करने के लिए सफलता की परिभाषा और शक्ति के उपयोग के परिणाम को दिमाग में रखिए। यह तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है कि सामंजस्यता में काम कर रहे और पूर्ण रूप से समन्वित दो या अधिक मस्तिष्क प्रचुरता में शक्ति पैदा करेंगे। सारी सफलता शक्ति के उपयोग से हासिल होती है। हालांकि शुरुआती बिंदु को किसी विशिष्ट निश्चित वस्तु के हासिल करने की ज्वलंत इच्छा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। शाहबलूत का पेड़ जिस तरह से बीज में सोया रहता है, उसी तरह से सफलता भी तीव्र इच्छा के रूप में भ्रूण में सुप्त रहती है। इसी मजबूत इच्छा में से वे प्रेरक शक्तियां निकलती हैं जो लोगों में उम्मीदें जगाने का कार्य करती हैं, योजनाएं बनाती हैं, उत्साह बढ़ाती हैं और उनके दिमागों को कोई निश्चित योजना या लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्य में जुट जाने के लिए अत्यधिक प्रेरित करती हैं। कामना कीजिए, चाहिए मत। मनुष्य की सारी उपलब्धियों का आरंभ बिंदु कामना में ही होता है। कामना के मूल में निश्चित उद्दीपक होता है जिसके जरिए कामना कार्य की ज्वाला के रूप में भड़कने लगती है। ये उद्दीपक सफलता के नियम के दर्शन के रूप में जाने जाते हैं और इस पुस्तक में आगे इन्हें इसी रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह कहा जा चुका है और इसका कारण भी है कि कोई भी व्यक्ति तर्कसंगत सीमाओं के तहत वह चीज हासिल कर सकता है जो वह हासिल करना चाहता है, बशर्ते उसके अंदर वह पाने की उत्कट इच्छा हो। कोई भी व्यक्ति जो अपने मस्तिष्क को कामना के तीव्र स्तर तक उत्तेजित करने के योग्य होता है, वह भी उस कामना के क्रम में औसत उपलब्धि से अधिक पाने के योग्य होता है। यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि कोई चीज पाने की चाह रखना ही उसकी कामना नहीं है। चाह रखना तो कामना करने का एक निष्क्रिय रूप मात्र है। केवल तीव्र कामना से ही प्रेरक कार्यबल पैदा हो सकता है जो किसी को योजना बनाने तथा उस पर अमल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अधिकतर लोग मात्र इच्छा के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते। शक्ति प्रेरक। निम्नलिखित 8 प्रेरक शक्तियां उपरोक्त बताए गए उद्दीपकों में से एक या अधिक सभी प्रमुख मानवीय उपलब्धियों का आरंभ बिंदु हैं। 1 आत्मसंरक्षण की भावना, यौन संपर्क की लालसा, 3 आर्थिक लाभ की कामना, 4 मृत्यु के बाद जीवन की कामना, 5 नाम कमाने सत्ता पाने की कामना, 6 प्यार करने की भावना, सेक्स की कामना से अलग एवं भिन्न, 7 प्रतिशोध की कामना, अविकसित मस्तिष्कों का गुण, 8 अहंकार में लिप्त होने की कामना। लोग इन 8 बुनियादी प्रेरणाओं में से किसी एक अथवा अधिक से प्रेरित होकर ही महान शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मानव मस्तिष्क की कल्पनाशील शक्तियां तभी सक्रिय होती हैं जब वे किसी सुनिश्चित लक्ष्य से प्रेरित हों। माहिर विक्रेताओं ने यह खोज की है। बिना इस खोज के कोई भी माहिर विक्रेता नहीं बन सकता। विक्रेता का काम क्या है? किसी विचार, योजना या सुझाव की प्रस्तुति करना ताकि किसी संभावित खरीदार के अंदर खरीद करने की मजबूत प्रेरणा पैदा हो। योग्य सेल्समैन संभावित खरीदार से तब तक खरीद करने के लिए नहीं कहता जब तक कि वह उसके सामने खरीदने का सुपरिभाषित लक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर देता। उत्पाद या दी जाने वाली सेवा की जानकारी ही अपने आप में बिक्री की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपकी प्रस्तुति में उस उद्देश्य का पूरा विवरण होना चाहिए ताकि खरीदार उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए। बिक्री की सर्वाधिक प्रभावशाली योजना वह होती है जिसमें खरीदार के अंदर उपरोक्त 8 बुनियादी प्रेरकों में से अधिक को जागृत किया जाता है। सर्वोत्तम योजना वही है जो इन प्रेरकों को बेचे जाने वाले उत्पाद के लिए ज्वलंत लालसा का रूप प्रदान कर दे। ये 8 बुनियादी प्रेरक दूसरे मस्तिष्कों को आकर्षित करने के आधार पर ही कार्य नहीं करते, जहां अन्य लोगों से सहयोग चाहिए होता है, बल्कि स्वयं के मस्तिष्क में भी कार्य के आरंभ बिंदु की भूमिका निभाते हैं। किसी को अचानक किसी आपात स्थिति में मृत्यु का आमना सामना करा दीजिए, उसके अंदर शारीरिक शक्ति और कल्पनाशील रणनीति पैदा हो जाएगी, जबकि अन्य सामान्य परिस्थिति में यह संभव नहीं होता। यौन संपर्क बनाने, स्वाभाविक वासना के वशीभूत होकर लोग हजारों तरह की अलग अलग आश्चर्यजनक कार्यों की योजना बनाते हैं, कल्पना करते हैं और उनमें शामिल होते हैं। सामान्य तौर पर वे ऐसा कभी नहीं कर पाते। आर्थिक लाभ की लालसा भी व्यक्ति को औसत स्थिति से उठाकर महान शक्ति के स्तर तक ले जाती है। यह लालसा भी उन्हें असाधारण तरीकों की योजना बनाने, कल्पना करने और कार्य करने का कारण बनती है। नाम और निजी सत्ता पाने की लालसा भी स्पष्ट रूप से हर क्षेत्र के नेताओं के जीवन में मुख्य प्रेरक शक्ति रही है। प्रतिशोध की पाशविक भावना भी अक्सर लोगों को अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए सर्वाधिक जटिल और चतुराई भरी योजनाएं बनाने को प्रेरित करती है। विपरीत लिंगी और कभी कभी समलिंगी के प्रति प्यार की भावना भी मस्तिष्क को उपलब्धि की बिल्कुल अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक ले जाने वाले उत्प्रेरक का काम करती है। मौत के बाद के जीवन की लालसा भी बहुत प्रेरक शक्ति है, जो न केवल लोगों को रचनात्मक तथा विध्वंसात्मक दोनों तरह से संचालित करती है,
बल्कि उच्च प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता का विकास भी कर देती है, जिसका प्रमाण सभी धर्मों के संस्थापकों के कार्यों में व्यावहारिक रूप से मिलता है। अगर आप महान सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में मजबूत प्रेरक शक्ति स्थापित कीजिए। करोड़ों लोग बिना किसी मजबूत प्रेरणा के जीवन भर रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं। समय समय पर इस महान फौज से कोई निकलकर आता है और रोजी रोटी से अधिक की मांग करता है। ऐसे लोग धन संपदा की तीव्र लालसा से प्रेरित और जल्दबाजी में होते हैं। देखते ही देखते जादू से इनकी वित्तीय स्थिति बदलने लगती है और इनके कार्य नकदी उत्पन्न करने लगते हैं। सत्ता और सफलता एक ही चीज के भिन्न भिन्न शब्द हैं। सफलता सिर्फ ईमानदारी से नहीं पाई जा सकती, जैसा कि कुछ लोग विश्वास करते हैं। रैनबसेरा और आश्रम ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो पर्याप्त ईमानदार होते। वे लोग धन कमाने में असफल रहते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि सत्ता किस तरह से अर्जित की जाए और किस तरह से इस्तेमाल की जाए। इस अध्याय में बताया गया मास्टरमाइंड सिद्धांत वह माध्यम है जिसके जरिए सभी व्यक्तिगत शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी कारण सभी मानवीय उद्यमों में हर जागरूक मस्तिष्क उत्प्रेरक तथा हर बुनियादी प्रेरक कार्य का इस अध्याय में जिक्र किया गया है। शक्ति के 2 स्वरूप। इस अध्याय में हम शक्ति के 2 स्वरूपों की जांच करेंगे। एक मानसिक शक्ति जो विचार प्रक्रिया के जरिए हासिल की जाती है। इसे निश्चित कार्ययोजना के जरिए व्यक्त किया जाता है जो संगठित ज्ञान का परिणाम है। सुसंगठित तरीके से सोचने, योजना बनाने और कार्य करने की योग्यता सारी मानसिक शक्तियों का आरंभ बिंदु। शक्ति का दूसरा स्वरूप भौतिक है। इसे विद्युत, गुरुत्व, वाष्पबल जैसे प्राकृतिक नियमों के जरिए व्यक्त किया जाता है। इस अध्याय में हम मानसिक और भौतिक दोनों ही शक्तियों का विश्लेषण करेंगे और दोनों के बीच के संबंधों की व्याख्या करेंगे। एकमात्र ज्ञान ही शक्ति नहीं है। महान व्यक्तिगत शक्ति अनेक लोगों के सद्भावपूर्ण सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है जो किसी निश्चित योजना पर अपने प्रयास केंद्रित करते हैं। भौतिक शक्ति की प्रकृति, सभ्यता जैसी विकास की स्थिति ज्ञान अर्जित करने की गति का मापदंड है। उपयोगी, व्यवस्थित तथा उपलब्ध ज्ञान में से मनुष्य ने 80 से अधिक भौतिक तत्वों की खोज की है और उन्हें सूचीबद्ध किया है जो ब्रह्मांड में सारे भौतिक स्वरूपों की ईंटों का कार्य करते हैं। अध्ययन, विश्लेषण और यथार्थ मापों से विज्ञान ने ब्रह्मांड के भौतिक पक्ष की विशालता की खोज की है जो ग्रहों, सूर्यों तथा नक्षत्रों के जरिए प्रस्तुत की जाती है। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी है कि वे हमारी छोटी सी पृथ्वी की तुलना में लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं। दूसरी ओर इस ब्रह्मांड को बनाने वाले भौतिक रूपों की क्षुद्रता की खोज मोटे तौर पर 1000 भौतिक तत्वों को अणुओं, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉन और इससे भी आगे छोटे करने से की गई। इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह है और इसके केंद्र में सकारात्मक या नकारात्मक बल समाहित रहता है। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन और अन्य ज्ञान अर्जित करने, व्यवस्थित करने और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को समझने के लिए किसी भी छात्र छात्रा के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक पदार्थ के सूक्ष्मतम तथा सबसे सरल कण से आरंभ किया जाए। यही कक्षक हैं जिनसे प्रकृति ने ब्रह्मांड का समूचा भौतिक अंश निर्मित किया है। अणु में परमाणु होते हैं जो पदार्थ के अदृश्य कण कहे जाते हैं और प्रकाश की गति से ठीक उसी सिद्धांत के आधार पर घूमते रहते हैं जिस तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमा करती है। गुरुत्व और विद्युत चुंबकत्व। परमाणु के रूप में जाने जाने वाले पदार्थ के ये लघु कण लगातार एक घेरे में घूर्णन करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने माने जाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं बस शक्ति के 2 रूप हैं। इलेक्ट्रॉन श्रेणी, आकार और प्रकृति में समान होते हैं। इस प्रकार धूल का एक कण या पानी की एक बूंद की झलक उस सिद्धांत में मिलती है जिस पर समूचा ब्रह्मांड संचालित होता है। कितनी विलक्षण बात है। अगली बार जब आप खाना खाने बैठें तो इस छोटे से विचार की विशालता के बारे में जरूर सोचिए कि आपके भोजन का हर एक कण, आपकी भोजन की प्लेट, मेज पर रखे बर्तन और मेज भी आखिरी विश्लेषण के रूप में अदृश्य कणों से बनी है। भौतिक पदार्थ के इस जगत में हर चीज का विश्लेषण किया जाए तो वह अणुओं, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों और अकल्पनीय गति से घूर्णन कर रहे सूक्ष्म कणों का व्यवस्थित संग्रह ही है, फिर चाहे वह आसमान में चमकता नक्षत्र हो या जमीन पर पड़ी धूल का सूक्ष्म कण हो। भौतिक पदार्थ में हर एक कण अत्यधिक उत्तेजित अवस्था की निरंतर स्थिति में रहता है। आंखों से देखने पर तकरीबन सभी भौतिक पदार्थ स्थिर दिखते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ भी स्थिर नहीं है। कोई भी ठोस भौतिक पदार्थ नहीं होता। इस्पात का कठोरतम टुकड़ा भी घूर्णनशील अणुओं का व्यवस्थित समूह ही होता है। इतना ही नहीं, इस्पात के इलेक्ट्रॉन भी सोने, चांदी, पीतल, जस्ता के इलेक्ट्रॉनों के समान प्रकृति के ही होते हैं, बस उनकी घूर्णन गति अलग होती है। भौतिक पदार्थ के सैकड़ों रूप एक दूसरे से अलग अलग प्रतीत होते हैं और वे अलग होते ही हैं,
क्योंकि वे परमाणुओं के विभिन्न समुच्चयों से बनते हैं। इन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन हमेशा समान ही रहते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। धनात्मक रूप से आवेशित प्रोटॉनों तथा उदासीन आवेश वाले न्यूट्रॉनों से उनका सम्मिलन अलग अलग पदार्थ बनाता है। रसायन शास्त्र के जरिए पदार्थ को परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है, जो कि स्वयं में अपरिवर्तनीय होते हैं। आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में परिवर्तन की माध्यम रसायन की कार्य प्रणाली को दर्शाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक हाइड्रोजन परमाणु में मिलाइए तो आपको लिथियम तत्व मिल जाएगा। लिथियम परमाणु 3 धनात्मक और 3 ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से बना को तोड़कर 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो आपको हीलियम का एक परमाणु 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से बना मिल जाएगा। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ब्रह्मांड के 80 अलग अलग भौतिक तत्वों में अंतर सिर्फ उनके परमाणुओं में निहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रत्येक तत्व के अणुओं में उन परमाणुओं की संख्या तथा व्यवस्था का होता है। उदाहरण के लिए पारे के एक परमाणु के नाभिक में 80 धनात्मक आवेश प्रोटॉन तथा 80 बाहर घूम रहे ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर रसायन शास्त्री इसके धनात्मक आवेशों में से 2 को निकाल दें तो यह तुरंत ही प्लेटिनम नाम की धातु बन जाएगा। इसके बाद अगर रसायन शास्त्री कुछ और आगे बढ़कर इससे एक नकारात्मक भ्रमणकारी इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो पारे के परमाणु के 2 धनात्मक और 1 ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन यानी कुल मिलाकर 1 धनात्मक आवेश को खो देगा। इस प्रकार इसके नाभिक में 79 धनात्मक आवेश तथा 79 बाहर घूम रहे ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बचेंगे और यह सोना बन जाएगा। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तन जिस सूत्र के जरिए होता है वह कीमियागरों और आज के रसायन शास्त्रियों की युगों से चली आ रही अनवरत खोज का विषय है। यह हर रसायन शास्त्री जानता है कि असंख्य संश्लेषित पदार्थ भी सिर्फ 4 तरह के परमाणुओं से बनते हैं, जो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। इलेक्ट्रॉन ही वह सार्वभौमिक कण है जिससे प्रकृति धूल के कण से लेकर अंतरिक्ष में चमकने वाले विशालतम नक्षत्र तक के सभी भौतिक रूपों का निर्माण करती है। इलेक्ट्रॉन तो प्रकृति के लिए ईंट का काम करते हैं, जिससे वह शाहबलूत या चीड़ के पेड़ उगाती है, धूल या ग्रेनाइट की चट्टान बनाती है, चूहा या हाथी बनाती है। कुछ योग्यतम विचारकों ने तर्क दिया कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका हर भौतिक कण 2 परमाणुओं से आरंभ होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनकी अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों सालों की उड़ान से और चरणबद्ध रूप से अन्य परमाणुओं से मिलने जुड़ने से ही पृथ्वी बनी है। उनके अनुसार इसी से पृथ्वी के पदार्थों की विभिन्न तथा अलग अलग तहें बनती हैं। उदाहरण स्वरूप कोयले के संस्तर, लौह अयस्क भंडार, स्वर्ण और रजत भंडार आदि। उनका तर्क है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमती है। यह विभिन्न प्रकार की निहारिकाओं के संपर्क में आती है और त्वरित रूप से उन पर चुंबकीय आकर्षण का नियम लागू करती है। यही पृथ्वी की संरचना में दिखाई भी देता है। हालांकि इस सिद्धांत के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। हमने पदार्थों के इन सूक्ष्मतम विश्लेषणयोग्य कणों से जुड़े ये तथ्य इसलिए दिए हैं क्योंकि ये आरंभ बिंदु हैं। हम इनसे यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शक्ति के नियमों का विकास और इस्तेमाल कर सकते हैं। यह देखा गया है कि सभी तत्व कंपन की स्थिर अवस्था या गति में होते हैं। अणु परमाणु कहलाने वाले तीव्र गति से घूम रहे कणों से मिलकर बनते हैं, जो स्वयं भी इलेक्ट्रॉन कहे जाने वाले तीव्र गति से घूम रहे कणों से बने होते हैं। तत्व का कंपन सिद्धांत। तत्व के हर कण में एक अदृश्य शक्ति होती है जो परमाणुओं को एक दूसरे के चारों ओर अविश्वसनीय गति से घुमाती रहती है। इसे कंपन कहते हैं। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि यह शक्ति, जिसे आप चाहे जो नाम दें, जिस गति से घूमती है वही ब्रह्मांड में भौतिक तत्वों की प्रकृति तय करती है। कंपन के एक वेग से ही ध्वनि पैदा होती है। मनुष्य के कान सिर्फ उसी ध्वनि को सुन पाते हैं जो 32 से 38 हजार प्रति सेकंड के वेग के कंपन से पैदा होती है। जब कंपनों का प्रति सेकंड वेग यानी ध्वनि बढ़ती है तो वे ऊष्मा के रूप में स्वयं को प्रकट करने लगते हैं। 15 लाख कंपन प्रति सेकंड के वेग पर ऊष्मा पैदा होती है। कंपनों का वेग इससे भी अधिक बढ़ने पर प्रकाश का रूप लेने लगता है। 30 लाख कंपन प्रति सेकंड से बैंगनी प्रकाश पैदा होता है। कंपनों की इससे अधिक संख्या से पराबैंगनी किरणें ये नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती और अन्य अदृश्य विकिरण पैदा होते हैं। कंपनों का वेग इससे भी अधिक, इतना जितना कि कोई जान ही न पाए, होने पर ऊर्जा पैदा होती है जिसके बारे में मनुष्य सोच सकता है। इस लेखक का यह विश्वास है कि कंपन का वह हिस्सा प्रकृति में सार्वभौमिक है जिससे कि ऊर्जा के सभी रूप पैदा होते हैं। ध्वनि का तरल अंश प्रकाश के तरल अंश के समान है। ध्वनि और प्रकाश के बीच प्रभाव का अंतर सिर्फ कंपनों के वेग का अंतर है। यहाँ तक कि विचारों का तरल अंश भी ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश के समान ही है और इनमें भी सिर्फ कंपनों के वेग का अंतर है। तो
जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन से ही वह एकमात्र भौतिक तत्व का एक रूप बना है जिससे पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा नक्षत्र बने हैं, उसी प्रकार ऊर्जा के भी एक ही रूप से सभी तत्व तीव्र गति की निरंतर स्थिति में बने रहते हैं। वायु और वायुमंडल। वायु एक स्थानीयकृत तत्व है जिसका काम मुख्य तौर पर सभी वनस्पतियों जीवों के जीवन के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपलब्ध कराना है, जिसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। नाइट्रोजन वनस्पति जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं में से है और ऑक्सीजन जीवों की प्रमुख आवश्यकता है। ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर वायु बहुत कम हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत कम नाइट्रोजन बचती है। यही कारण है कि पर्वतों पर उगने वाले पेड़ों की ऊंचाई बहुत कम होती है और ऊंचे स्थानों पर वनस्पति जीवन अस्तित्व में नहीं रह सकता। दूसरी ओर ऊंचाई वाले स्थानों पर वायु में ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में होती है। यही कारण है कि तपेदिक के रोगियों को पर्वतीय स्थानों पर भेजा जाता है। इस वैज्ञानिक सामग्री का आपके और आपके उद्देश्यों से क्या संबंध है? आप जल्द ही यह देखेंगे कि सफलता के दर्शन का यह आधारभूत सिद्धांत है जो इन लक्ष्यों को हासिल करना संभव बनाता है। अगर आपको ये सारे तथ्य पढ़ना उत्साहजनक नहीं लग रहा है तो आप निरुत्साहित मत होइए। आप अगर अपनी शक्तियों के बारे में गंभीरतापूर्वक जानने और इसे व्यवस्थित करने तथा इस्तेमाल करने के इच्छुक हैं तो आपको इस तरह के ज्ञान को हासिल करने तथा व्यवस्थित करने के लिए संकल्प, निरंतरता तथा एक सुपरिभाषित कामना पैदा करनी होगी। आपका मस्तिष्क द्विमार्गीय रेडियो है। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल निस्संदेह कंपन के विषय पर दुनिया के सबसे बड़े जानकारों में से रहा है, जो सारी मानसिक शक्ति तथा सभी विचारों का आधार है। यह आज भी उतना ही सच है जितना कि उस समय था जब टेलीफोन के इस आविष्कारक ने इसे लिखा था। मान लीजिए आपके अंदर किसी अंधेरे कक्ष में लोहे की एक छड़ को मनचाही आवृत्ति से कंपन कराने की शक्ति है। आरंभ में जब कंपन धीरे धीरे होता है तो इसकी हलचल सिर्फ एक इंद्रिय यानी स्पर्श से पता चलती है। जब कंपन बढ़ता है तो इससे एक हल्की ध्वनि निकलती है जो दो इंद्रियों को आकर्षित करती है। करीब 32,000 कंपन प्रति सेकंड पर यह ध्वनि तीव्र और तीखी हो जाती है, लेकिन 40,000 कंपन प्रति सेकंड पर यह ध्वनि शांत हो जाती है और छड़ की हलचल स्पर्श से पता नहीं चलती। इसकी हलचल किसी भी अन्य सामान्य मानवीय इंद्रिय से पता नहीं की जा सकती। इस बिंदु से 15 लाख कंपन प्रति सेकंड के वेग तक हमें पैदा होने वाले कंपनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सकता। इस स्थिति तक पहुंचने के बाद हलचल पहले तापमान के रूप में पता चलती है और इसके बाद जब छड़ लाल तप्त हो जाती है तब यह दिखाई देने लगती है। 30 लाख कंपन प्रति सेकंड पर इससे बैंगनी प्रकाश निकलने लगता है। इससे ऊपर यह पराबैंगनी किरणें तथा अन्य अदृश्य विकिरण निकालने लगती है। इनमें से कुछ का पता उपकरणों से किया जा सकता है और हमारे द्वारा इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मुझे यह पता चल गया है कि जिस अंतराल में सामान्य मानवीय इंद्रियां हलचल सुन, देख या महसूस नहीं कर पाती, उसके कंपनों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनों से बेतार संदेश भेजने की शक्ति उस अंतराल में निहित रहती है, लेकिन वह अंतराल इतना अधिक है, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ और भी होना चाहिए। आप नई इंद्रियों की सप्लाई के लिए मशीनों को व्यावहारिक बना सकते हैं, जैसा कि बेतार के उपकरण करते हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि जब आप उस विशाल अंतराल के बारे में सोचते हैं, तब क्या यह कहा जा सकता है कि उन कंपनों के अधिक रूप नहीं हैं जो हमें उतने ही आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं या उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं जितने की बेतार तरंगों से मिलते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस अंतराल में ऐसे कंपन भी हैं जो हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका कोशों की पकड़ में नहीं आ पाते। हालांकि एक बार फिर वे कंपन पराबैंगनी विकिरण देने वाले कंपनों से भी अधिक वेग के हो सकते हैं। लेखक की टिप्पणी अंतिम वाक्य लेखक के इसी सिद्धांत को व्यक्त करता है। जब मस्तिष्क सीधा मस्तिष्क से बात करता है, क्या इन कंपनों को वहन करने के लिए हमें तार की आवश्यकता पड़ती है? क्या वे बिना तार के गमन नहीं कर सकती, जैसे कि बेतार की तरंगें करती हैं? वे ग्राहक द्वारा किस तरह से ग्रहण की जाएंगी? क्या वह संकेतों की श्रृंखला को सुनेगा या क्या उसे पता चल सकता है कि किसी अन्य मनुष्य के विचार उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गए हैं? हम कुछ ऐसे आकलनों में व्यस्त हो सकते हैं जो बेतार की तरंगों के बारे में हमारी जानकारी पर आधारित हैं और जिनके बारे में मैंने कहा है कि उन्हें हम उन कंपनों की विस्तृत श्रृंखला से पहचान सकते हैं जो सैद्धांतिक रूप से अस्तित्व में होने ही चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि ये तरंगें बेतार की तरंगों के समान ही हैं, तो उन्हें मस्तिष्क से होकर गुजरनी चाहिए तथा दुनिया और ब्रह्मांड में अनंत रूप से प्रवाहित होनी चाहिए। शरीर और खोपड़ी तथा अन्य ठोस बाधाएं उनके परिगमन में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगी, क्योंकि वे उस ईथर से होकर गुजर सकती हैं जो हर तत्व के अणुओं से घिरा रहता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे ठोस हैं या घने हैं। आप पूछिए कि क्या कोई स्थायी बाधाएं और भ्रम नहीं है? क्या अन्य लोगों के विचार हमारे मस्तिष्कों से गुजर रहे हैं तथा उनमें विचार स्थापित कर रहे हैं?
जो स्वयं में अपने आप पैदा नहीं होते? यह आप कैसे जान सकते हैं कि अन्य लोगों के विचार अभी आपके विचारों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? मैंने मानसिक विक्षोभों के कई सारे रूप देखे हैं जिनकी मैं कभी व्याख्या नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, ऐसी प्रेरणा या निराशा होती है जो वक्ता श्रोताओं के सामने महसूस करता है। यह मैंने जीवन में कई बार महसूस किया है और इसका सही भौतिक कारण समझाने में कभी सफल नहीं हो पाया। मेरे विचार में कई ताजा आधुनिक खोजें शायद बहुत दूर नहीं हैं, जबकि लोग एक दूसरे के विचार पढ़ लिया करेंगे जब विचार भाषण, लेखन या संचार के किसी वर्तमान साधन के हस्तक्षेप के बिना एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक पहुंच जाया करेंगे। विचारों को काम पर लगाना लाभदायक व्यवसाय है, लेकिन जब ये विचार आपके या किसी दूसरे के द्वारा पैदा होते हैं तो हल्का सा अंतर आ जाता है। यह उम्मीद करना तर्कहीन नहीं होगा कि भविष्य में हम बिना आंखों के देख सकेंगे, बिना कानों के सुन सकेंगे और बिना जीभ के बोल सकेंगे। संक्षेप में, मन से सीधे मन को संचार करने वाली परिकल्पना इस सिद्धांत पर आधारित है कि विचार या प्राणाधार बल विद्युतीय विक्षोभ का रूप है कि इसे प्रेरणा से लिया जा सकता है और किसी तार अथवा सर्वव्यापी ईथर के जरिए किसी दूरी तक प्रसारित किया जा सकता है, जैसा कि बेतार के तार की तरंगों में होती है। ऐसी कई उपमाएं हैं जो बताती हैं कि विचार विद्युतीय विक्षोभ का ही रूप है। जिस तत्व से मस्तिष्क बनता है, उसी से बनी धमनी विद्युत धारा की उत्कृष्ट चालक होती है। जब हमने किसी मृत मनुष्य की धमनियों से विद्युत धारा प्रवाहित की तो हम उसे उठकर बैठते और हरकत करते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। विद्युतीकृत धमनियों ने मांसपेशियों में उसी तरह की हलचल पैदा की जिस तरह से जीवित मनुष्य में होती है। विचार ही विद्युत है। धमनियां मांसपेशियों पर वही कार्य करती हैं जो विद्युत धारा किसी विद्युत चुंबक पर करती है। विद्युत धारा लोहे की छड़ को सही कोण से रखे जाने पर चुंबकीय करती है और धमनियां प्राणाधार बल की अपने में से बहने वाली उलझी धारा के जरिए मांसपेशियों में संकुचन पैदा करती हैं, जो उनसे सही कोण पर व्यवस्थित करके रखी जाती हैं। इस बात के कई तर्क देना संभव हो सकता है कि विचार तथा प्राणाधार बल को विद्युत के समान प्रकृति का क्यों माना जाता है। विद्युत धारा को ईथर की तरंग गति माना जाता है, जो कि ऐसा काल्पनिक तत्व है जो अंतरिक्ष में हर जगह भरा रहता है और सभी तत्वों में मौजूद रहता है। हमें यह विश्वास करना ही होगा कि ईथर अवश्य होता है, क्योंकि इसके बिना विद्युत धारा निर्वात से पार नहीं हो सकती या सूर्य की रोशनी अंतरिक्ष से नहीं गुजर सकती। यह विश्वास करना तर्कसंगत है कि समान चरित्र की तरंग गति ही ऐसा विचारों और प्राणाधार बल का रूप पैदा कर सकती है। हम यह मान सकते हैं कि मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बैटरी की तरह कार्य करती हैं और पैदा हुई विद्युत धारा धमनियों से होकर गुजरती है। पर क्या यह यहीं समाप्त हो जाती है? क्या यह शरीर से बाहर तरंगों के रूप में नहीं प्रवाहित होती, जो हमें महसूस हुए बिना पूरे विश्व में प्रवाहित होती है, ठीक वैसे ही जैसे हर्ट्ज तथा अन्य लोगों की बेतार की तरंगों के अस्तित्व की खोज से पहले हमें उनके गुजरने का पता नहीं चलता था? इस लेखक ने कम से कम अपनी संतुष्टि के लिए ही सही यह प्रमाणित किया है कि हर मानवीय मस्तिष्क में विचार आवृत्ति की तरंगों के लिए प्रसारक और ग्राहक केंद्र होते हैं। अगर यह सिद्धांत तथ्यपरक सिद्ध होता है और तर्कसंगत नियंत्रण की विधियां स्थापित हो जाती हैं, तो कल्पना कीजिए कि ज्ञान इकट्ठा करने, वर्गीकृत करने और व्यवस्थित करने में इसकी क्या भूमिका हो जाएगी। इसकी संभावना कमोबेश इस तरह की वास्तविकता की प्रायोगिकता मनुष्य के मस्तिष्क को विचलित करती है। थॉमस पेन अमेरिकी क्रांति के समय के महान विद्वानों में से रहा है। क्रांति के सूत्रपात और सुखद अंत दोनों का श्रेय उसे हम किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक देते हैं। उसके तीक्ष्ण दिमाग ने ही उसे स्वतंत्रता का घोषणापत्र लिखने और उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों को तैयार करने में मदद की और वह दस्तावेज मूर्त रूप ले सका। किसके विचारों से पेन इंजीनियर बना? अपने ज्ञान के विशाल भंडार के स्रोत को कुछ इस तरह से वर्णित किया था। जिस व्यक्ति ने भी स्वयं के मस्तिष्क का प्रेक्षण करके मानव मस्तिष्क की उन्नति की अवस्था का प्रेक्षण किया है, उसने देखा होगा कि जिन्हें हम विचार कहते हैं, उनकी दो विशिष्ट श्रेणियां होती है। वे जिन्हें हम सोच और विचार से अपने ही अंदर से पैदा करते हैं और वे जो अपने आप हमारे मन में घुस आते हैं। मैंने हमेशा यह नियम बनाए रखा कि जब भी ये स्वैच्छिक पर्यटक आए और अगर वे अपनाए जाने योग्य हैं तो मैं उनसे शालीन बर्ताव करूं, उनका परीक्षण करूं। इसी तरह से मैंने अपना तकरीबन सारा ज्ञान अर्जित किया है। स्कूली शिक्षा से पाए गए ज्ञान की तरह यह किसी छोटी पूंजी की तरह की कार्य करता है। पहले इसे अपने आप से ही सीखने के रास्ते पर डालना होता है। कोई भी सीख रहा व्यक्ति ही आखिरकार उसका स्वयं का शिक्षक होता है, जिसका कारण यह है कि परिस्थितियों का विशिष्ट गुण होने के कारण ये सिद्धांत स्मृति पर लागू नहीं किए जा सकते। उनका मानसिक निवास समझ में होता है और जब वे विचार से शुरू होते हैं तो कभी भी देर तक ठहरने वाले नहीं होते।
महान अमेरिकी देशभक्त और दार्शनिक पेइन ने पूर्वगामी शब्दों में एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया जिसका अनुभव कभी न कभी हर व्यक्ति ने किया होगा। इतना दुर्भाग्यग्रस्त कौन होगा जिसने इसका सकारात्मक प्रमाण हासिल न किया हो कि विचार, यहाँ तक कि पूर्ण विचार, बाहरी स्रोतों से मन में कौंधते हैं। ऐसे विचार रूपी पर्यटकों के अंदर आने का साधन हवा के अलावा और क्या हो सकता है? ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मा जैसे कंपनों के हर तरह के ज्ञात रूपों के परिवहन का यही माध्यम है, तो फिर यह विचार कंपनों के परिवहन का माध्यम क्यों नहीं हो सकती? प्रत्येक मस्तिष्क जुड़ा होता है। प्रत्येक मन या मस्तिष्क हर दूसरे मस्तिष्क से सीधे जुड़ा होता है। किसी भी मस्तिष्क से छोड़ा गया विचार उससे तालमेल वाले सभी अन्य मस्तिष्कों द्वारा तुरंत ग्रहण कर लिया जाता है और उसे समझ लिया जाता है। इस लेखक को इस तथ्य के बारे में उतना ही विश्वास है जितना कि इस पर है कि H2O रासायनिक सूत्र से पानी बनेगा। इस लेखक का यह विश्वास है कि किसी मस्तिष्क से निकला हर विचार कंपन वायुमंडल में रहता है और घूम रही तरंग दैर्घ्यों में गति करता रहता है। विचार निकलने में इस्तेमाल ऊर्जा पर यह तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। ये कंपन गतिशील रहते हैं और विचारों के दो स्रोतों में से एक होते हैं जो अक्सर किसी के दिमाग में कौंधते रहते हैं। दूसरा स्रोत मस्तिष्क के साथ प्रत्यक्ष तथा त्वरित संपर्क होता है जिससे विचार निकलते हैं। अगर यह सिद्धांत सत्य है तो समूचे ब्रह्मांड का असीमित अंतरिक्ष वास्तव में उन विचारों का संग्रहालय है जो मानव जाति के विचारों से भरा है। इस अध्याय में दिए गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक का यही आधार है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के लिए उपयोगी ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा प्रकृति की बाइबिल, पृथ्वी में संरक्षित तथा शुद्धता से रिकॉर्डेड है। इस अपरिवर्तनीय बाइबिल के पन्ने पलटकर हम उस भयानक संघर्ष की गाथा पढ़ सकते हैं जिससे सभ्यता का जन्म हुआ था। इस बाइबिल के पन्ने पृथ्वी, अन्य ग्रह तथा वायुमंडल और उनमें मौजूद भौतिक तत्वों से बने हैं। पत्थरों और पृथ्वी की सतह के पन्नों पर लिखे पन्नों को पीछे पलटने पर हम युगों युगों की हड्डियों, कंकालों, पदचिह्नों और प्राणी इतिहास के अन्य अचूक सबूत पा सकते हैं। ये प्रमाण सरल और अचूक हैं। प्रकृति की बाइबिल के महान पाषाणीय पृष्ठ सृजक तथा मनुष्य जाति के बीच संचार के प्रामाणिक स्रोत का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी रूपी बाइबिल उस समय रची जानी शुरू हुई थी जब मनुष्य सोचने विचारने की स्थिति तक पहुंचा था, वास्तव में विकास के अमीबा स्तर तक पहुंचा था। इस बाइबिल में किसी तरह का फेरबदल कर पाना मनुष्य के बस में नहीं है। इतना ही नहीं, यह अपनी गाथा वैश्विक भाषा में सुनाती है। कंपन, तरंग एवं विचार, हालांकि हम उन्हें सामान्य रूप से ही लेते हैं, लेकिन हमें अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में दिखने वाले चमत्कारों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने यह कल्पना नहीं की थी कि मानव स्वर से बनने वाले सामान्य कंपनों के धातु की पतली प्लेटों पर पड़ने से निकलने वाली ध्वनि को दूर स्थित रेडियो से निकलने वाली ध्वनि में बदला जा सकेगा। इन कंपनों से पैदा होने वाली विद्युत तरंगें सभी दिशाओं में प्रकाश की गति 1.8600 मील प्रति सेकंड, 3.0000 किलोमीटर प्रति सेकंड से फैलती हैं। इसी प्रकार हमारा टेलीविजन सेट रेडियो तरंगों को चुन लेता है और उन्हें ध्वनि तथा दृश्य में परिवर्तित कर देता है। हमारे टेलीफोन कंपनशील विद्युत संकेतों को ग्राहक के अंदर विद्युत चुंबक में प्रवाहित होने की अनुमति देता है, जिससे इस्पात की झिल्ली कंपन करती है और ध्वनि का उत्सर्जन करती है। दिन प्रतिदिन की ये वास्तविकताएं ध्वनि कंपनों के तत्क्षण प्रसारण से हमें यह समझने में आसानी हो सकती है कि विचार कंपनों का एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक प्रसारण भी उतना ही वास्तविक है। मास्टरमाइंड, दो के मिलन से एक तीसरे शक्तिशाली की रचना। अब हम सफलता के लिए आवश्यक उपयोगी ज्ञान को हासिल करने, वर्गीकृत करने तथा व्यवस्थित करने के एक अन्य उपाय पर विचार करने को तैयार हैं। यह दो मस्तिष्कों का गठबंधन है जिससे तीसरे मस्तिष्क का निर्माण होता है। हम इसे मास्टरमाइंड कहते हैं। मास्टरमाइंड शब्द हमने इतिहास के सर्वाधिक धनी और सर्वाधिक शक्तिशाली लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी से सुना था। यह अमूर्त सिद्धांत है जो किसी दिमाग के अन्य दिमागों पर प्रभाव से संबंधित है। मैं उन लोगों में से हूं जो विश्वास करते हैं कि दिमाग उसी ऊर्जा से बना है जो पूरे विश्व में भरी है। हालांकि सारे दिमाग एक समान नहीं होते, इसलिए कुछ दिमागों के आपस में संपर्क में आने पर उनमें टकराव हो जाता है, क्योंकि समानता तथा बैर का अलग अलग स्तर होता है। कुछ मस्तिष्क एक दूसरे के प्रति प्राकृतिक रूप से इतना अपनापन लिए होते हैं कि उनके परस्पर संपर्क में आने पर पहली नजर का प्यार अपरिहार्य हो जाता है। इस तरह के अनुभव से कौन अनजान है। अन्य मामलों में मस्तिष्क इतने विरोधी भाव के होते हैं कि पहली ही मुलाकात में हिंसक नापसंदगी उजागर कर देते हैं। ये परिणाम बिना कोई शब्द बोले और प्यार एवं घृणा के सामान्य कारणों के हल्के से भी संकेतों के बिना प्रकट होते हैं। कारण चाहे जो भी हो, एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया तो होती है और परिणाम स्वरूप निकलने वाले कंपन रुचिकर अथवा अरुचिकर प्रभाव छोड़ते हैं। दो मनों का मिलन
एक ऐसा प्रभाव है जो अनौपचारिक प्रेक्षक में भी स्पष्ट तौर पर देखा जाता है। इस प्रभाव का अन्य किसी कारण की तरह एक कारण होता है और यह मिलन से बने नए क्षेत्र में रहता है जहां दोनों मन अपने को पुनर्व्यवस्थित कर रहे होते हैं। मन की दोनों अवस्थाएं इस मिलन से पूर्व की अवस्थाओं से भिन्न होती हैं। यह जाना-माना तथ्य है कि यह प्रतिक्रिया हर क्षण घटित होती है, जो हमें ऐसा आरंभ बिंदु उपलब्ध कराती है जिससे हम यह दिखा सकते हैं कि मास्टरमाइंड शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है। मास्टरमाइंड का निर्माण दो या अधिक मस्तिष्कों को पूर्ण सामंजस्य से साथ में लाकर या मिश्रित कर किया जा सकता है। इस सामंजस्यपूर्ण मेल से मन का रसायनशास्त्र एक तीसरे मन का निर्माण करता है, जो किसी एक या सारे मनों द्वारा अपना लिया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। यह मास्टरमाइंड तब तक उपलब्ध रहता है जब तक कि दोनों मस्तिष्कों के बीच मैत्रीपूर्ण और सद्भावनापूर्ण तालमेल कायम रहता है। जिस क्षण दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण तालमेल समाप्त होता है, उसी क्षण यह मास्टरमाइंड विखंडित हो जाता है और इसके अस्तित्व के सारे प्रमाण गायब हो जाते हैं। मन के रसायनशास्त्र का यह सिद्धांत दिलों के मिलन और शाश्वत त्रिकोण बनने की सभी व्यावहारिक घटनाओं का आधार और कारण है। तलाक, न्यायालय, टेब्लॉइड और स्कैंडल जैसी नाटकीय स्थितियां वास्तव में प्रकृति के महानतम नियमों में से एक का प्रमाण है। समूचा सभ्य जगत जानता है कि विवाह के आरंभिक 2 या 3 वर्ष अधिक असहमति के होते हैं। ये वर्ष एडजस्टमेंट के होते हैं। अगर इसके बाद विवाह बचा रहता है तो इसके स्थायी गठबंधन होने के आसार हो जाते हैं। इन तथ्यों से कोई भी विवाहित व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। हम एक बार फिर कारण समझे बिना प्रभाव को देखेंगे। हालांकि कुछ अन्य कारण भी योगदान करते हैं, लेकिन यह विवाह के शुरुआती सालों में एडजस्टमेंट की अवधि रहती ही है, क्योंकि दो मस्तिष्कों का रसायनशास्त्र का एक दूसरे से तालमेल होने में समय लगता है। जब दो मस्तिष्क पहली बार मिलते हैं तो उनकी ऊर्जा अक्सर न तो अत्यधिक मैत्रीपूर्ण होती है और न ही बहुत शत्रुतापूर्ण। हालांकि खुली शत्रुता वाले कुछ दुर्लभ मामलों को छोड़कर निरंतर जुड़ाव होने की स्थिति में वे एक दूसरे को अपना लेते हैं और धीरे धीरे सद्भाव विकसित कर लेते हैं। यह सुपरिचित तथ्य है कि पुरुष और स्त्री के 10 से 15 साल साथ रहने पर वे लोग एक दूसरे के लिए व्यावहारिक रूप से अनिवार्य हो जाते हैं। ऐसा तब भी होता है जबकि दोनों में प्यार कहलाने वाली मानसिक अवस्था का किंचित मात्र सबूत नहीं मिलता। इतना ही नहीं, यह संपर्क और यौन संबंध दो मस्तिष्कों के बीच न केवल प्राकृतिक आकर्षण विकसित करता है, बल्कि यह दोनों लोगों के चेहरों पर एक समान भाव भी उत्पन्न करता है और कई उल्लेखनीय तरीकों से दोनों एक दूसरे के सदृश लगने लगते हैं। मानव व्यवहार का कोई भी सुयोग्य विश्लेषक अपरिचितों की भीड़ में आसानी से जा सकता है और किसी पति से परिचय हो जाए तो उसकी पत्नी को आसानी से पहचान सकता है। लंबे समय से विवाहित स्त्री पुरुषों की आंखों के भाव, चेहरे की भंगिमाएं और आवाजों का स्तर एक हद तक समान हो जाता है। कोई भी अनुभवी वक्ता जल्दी से यह बात समझ लेता है कि मंच से किस तरह के बयान को जनता स्वीकार कर लेगी। मानव मस्तिष्क के रसायनशास्त्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि हजारों लोगों की भीड़ में किसी एक व्यक्ति के मन में भी प्रतिरोध का भाव है। यह बात वह वक्ता पहले से ही जान लेता है जिसने प्रतिरोध के भावों को महसूस करना और समझना सीख लिया है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक वक्ता बिना गौर किए या बिना अन्य किसी तरह से प्रभावित हुए श्रोताओं के चेहरों के मनोभावों को पढ़ लेता है। श्रोता बिना किसी आवाज किए या चेहरे पर कोई भाव लाए बगैर ही किसी वक्ता को भाषण की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं या उसे बिल्कुल असफल कर सकते हैं। सभी कुशल विक्रेता जानते हैं कि किस पल बंद करने का मनोवैज्ञानिक समय आ गया है। ऐसा वह संभावित खरीदार के कहने से नहीं, बल्कि मस्तिष्क के रसायनशास्त्र के प्रभाव की वजह से ऐसा समझ जाता है, जिसे महसूस करना कहते हैं। शब्द तो वक्ता के इरादों को अक्सर छिपा लेते हैं, लेकिन मन के रसायनशास्त्र की उचित व्याख्या से ऐसी कोई संभावना नहीं बचती। बिक्री के क्षेत्र से जुड़ा हर कोई यह जानता है कि अधिकतर खरीदार बिक्री संपन्न होने के ऐन मौके पर नकारात्मक प्रवृत्ति पर प्रभाव डालने के आदी होते हैं। हर वकील झूठ बोलने वाले चालाक गवाह के सामने चतुराई से चुने गए शब्दों के जरिए उसकी सच्चाई जानने की छठी इंद्रिय का विकास कर लेता है। इस तरह का वकील मस्तिष्क के रसायनशास्त्र के जरिए इस बात को सही तरह से समझ लेता है कि गवाह के मन में क्या बात है। कई वकील इस योग्यता का विकास कर लेते हैं, भले ही उन्हें इसके स्रोत का पता न हो। उन्हें इस तकनीक का ज्ञान हो जाता है, भले ही उन्हें यह पता न हो कि यह किस वैज्ञानिक समझ पर आधारित है। कई विक्रेता भी ऐसा ही करते हैं। अन्य लोगों के मस्तिष्कों के रसायनशास्त्र को सही तरह से समझने की कला से युक्त कोई भी व्यक्ति लच्छेदार बातें करता है, निश्चित सोच के साथ किसी हवेली के दरवाजे पर पहुंचता है और फुर्सत से पूरी इमारत का निरीक्षण करता है, अपना पूरा ब्यौरा देता है
और अपने मन में मानसिक इमारत की समूची तस्वीर लिए बाहर निकल आता है, जबकि इमारत के मालिक को पता भी नहीं चल पाता कि वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति आया था। विशुद्ध सोच वाले अध्याय में इस पर चर्चा की जाएगी कि इस सिद्धांत को बहुत व्यावहारिक इस्तेमाल में लाया जा सकता है मन के रसायनशास्त्र के सिद्धांत के संदर्भ में। यही मन के रसायनशास्त्र का सिद्धांत है। पाठकों के प्रतिदिन के अनुभवों और प्रेक्षणों की सहायता से हमने यह सिद्ध किया है कि जब दो मस्तिष्क आपसी निकट संपर्क में आते हैं तो दोनों में उल्लेखनीय मानसिक परिवर्तन होते हैं। कई बार इन परिवर्तनों में शत्रुता का भाव दिखता है तो कई बार मित्रता का। हर मस्तिष्क के पास एक विद्युत क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की प्रकृति अलग अलग होती है, जो हर मस्तिष्क की मानसिक अवस्था पर तथा विद्युत क्षेत्र का निर्माण करने वाले मन के रसायनशास्त्र की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस लेखक का विश्वास है कि किसी मस्तिष्क के रसायनशास्त्र की सामान्य या स्वाभाविक अवस्था भौतिक आनुवांशिकता तथा मन पर हावी विचारों की प्रकृति का संयुक्त परिणाम होती है। हर मस्तिष्क निरंतर बदलता रहता है, यहाँ तक कि व्यक्ति का दर्शन और विचार की सामान्य आदतें उसके मस्तिष्क के रसायनशास्त्र को बदलती हैं। इन सिद्धांतों को यह लेखक सही मानता है। यह एक माना हुआ तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मस्तिष्क के रसायनशास्त्र को बदल सकता है ताकि वह अपने संपर्क में आने वालों को या तो आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। दूसरे रूप में कहें तो हर कोई बिना शब्द के या बिना भाव भंगिमा के या बिना किसी शारीरिक हरकत के एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण अपना सकता है कि वह अन्य लोगों को आकर्षित और प्रसन्न करे या प्रतिकर्षित और नाराज करे। मास्टरमाइंड की परिभाषा के लिए पीछे चलते हैं ऐसा दिमाग जो दो अथवा अधिक दिमागों के मिश्रण और सामंजस्य से पूर्ण सद्भावना की भावना से विकसित होता है। आप सद्भाव शब्द को पूरे महत्व के साथ यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। दो दिमाग तब तक मिश्रित नहीं होंगे और न ही उनमें सामंजस्य बनेगा जब तक कि उनमें पूर्ण सद्भाव का तत्व मौजूद न हो। सारे व्यापारों और सामाजिक भागीदारियों की सफलता या असफलता व्यावहारिक रूप से इसी में निहित है। सफलता हासिल करने के लिए प्रत्येक सेल्स मैनेजर और प्रत्येक सैन्य कमांडर और जीवन के दूसरे क्षेत्रों का हर एक लीडर दल भावना के महत्व को बखूबी समझता है। दल भावना यानी आम समझदारी और सहयोग की भावना। सामंजस्य की ये सामूहिक भावना हासिल की जा सकती है अनुशासन से, स्वैच्छिक या बलपूर्वक। इस अनुशासन की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्तिगत मन से मिलकर एक मास्टरमाइंड तैयार हो जाए। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत मन के गुण को इस प्रकार बदला जाए कि ये मन मिलकर एक हो जाए और एक की ही तरह काम करें। ऐसे तौर तरीके जिनके जरिए ये सम्मिश्रण की प्रक्रिया होती है वे उसी तरह अनेक हैं जिस तरह विभिन्न प्रकार के नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति होते हैं। हर नेता का अपने अनुयायियों के मन का समन्वय करने का अपना ही एक तरीका होता है। एक ताकत का इस्तेमाल करेगा, दूसरा समझाने बुझाने का। एक दंड का डर दिखाएगा जबकि दूसरा इनाम का लालच देगा। इस प्रकार लोगों के समूहों में व्यक्तिगत मन को वह उस स्तर तक नीचे लाएगा जिस स्तर पर उन्हें एकीकृत मन में सम्मिश्रित कर दिया जाए। छात्रों को कूटनीति, राजनीति, व्यापार या वित्त के इतिहास की पड़ताल ये समझने के लिए नहीं करनी पड़ेगी कि इस क्षेत्र के लीडर व्यक्तियों के मन को एक सामंजस्यपूर्ण मन में ढालने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वास्तविक रूप से दुनिया के महान नेताओं को हालांकि कुदरत ने ऐसा अनुकूल दिमागी गुण दे रखा है कि वह दूसरों के मन को आकर्षित करने वाले केंद्र की तरह काम करता है। ऐसे मन वाले व्यक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है नेपोलियन, जिसके पास एक निश्चित प्रवृत्ति वाला इतना चुंबकीय दिमाग था कि जो भी उसके संपर्क में आता था वह उन सभी को आकर्षित कर लेता था। सैनिक अपनी मौत तक नेपोलियन का आदेश मानते रहते थे क्योंकि उसका व्यक्तित्व गजब का आकर्षक या मजबूर कर देने वाला था और उसमें इतना संतुलन था कि वह दिमागी गुण न जरा सा ज्यादा था न जरा सा भी कम। किसी समूह का एक भी व्यक्ति बेहद नकारात्मक या विकर्षक मन का है तो उस दिमागी समूह को एक मास्टरमाइंड के रूप में मिश्रित नहीं किया जा सकता है। नकारात्मक और सकारात्मक मन उस तरह मिल नहीं पाएंगे जिसका वर्णन यहाँ मास्टरमाइंड के रूप में किया गया है। इस ज्ञान के अभाव से कितने ही नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा जो अन्यथा बहुत योग्य थे। कोई भी नेता जो मन के गुण के इस सिद्धांत को समझता है वह हो सकता है कि अस्थायी रूप से लोगों के किसी भी समूह के मन का सम्मिश्रण कर दे ताकि ये एक सामूहिक मन की तरह दिखें, लेकिन जिस पल उस समूह से नेता को हटा लिया जाएगा पूरी संरचना उसी पल बिखर जाएगी। जीवन बीमा की बिक्री करने वाले सबसे ज्यादा कामयाब संगठन और अन्य सेल्स टीमें हफ्ते में एक बार या उससे भी ज्यादा बार इस उद्देश्य से मिलती हैं कि व्यक्तिगत मन को एक मास्टरमाइंड में ढाला जा सके जिससे कुछ सीमित दिनों तक ही सही व्यक्तिगत मन को प्रोत्साहन देने का काम हो सके। हो सकता है और आमतौर पर ऐसा होता भी है कि इन समूहों के नेता ये नहीं समझ पाते कि इन बैठकों में होता क्या है, क्योंकि इनमें अक्सर नेता और समूह के बाकी सदस्यों के भाषण हुआ करते हैं।
जब यह सब चलता रहता है तो अलग अलग व्यक्तियों के मन एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और एक दूसरे को फिर से ऊर्जावान बनाते हैं। एक इंसान के मन की तुलना एक इलेक्ट्रिक बैटरी से की जा सकती है जो डिस्चार्ज हो जाती है या खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसका स्वामी निराश, हताश और अपनी ऊर्जा में कमी महसूस करने लगता है। क्या कोई ऐसा खुशकिस्मत है जिसने ऐसा कभी महसूस ही न किया हो? ऊर्जाविहीन हालात में इंसानी मन को फिर से चार्ज किए जाने की जरूरत होती है और इसके लिए जो तरीका है वह यह कि इसका संपर्क ज्यादा ऊर्जावान मन या दिमागों के साथ हो। महान नेता इस रिचार्जिंग प्रक्रिया की आवश्यकता को बखूबी समझते हैं। इतना ही नहीं, वह यह भी जानते हैं कि इसे कैसे किया जाए। यह ज्ञान ही वह मुख्य लक्षण है जो एक नेता को एक अनुयायी से अलग पहचान दिलाता है। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो इस सिद्धांत को पूरी तरह समझते हुए समय समय पर अपने मन को अधिक ऊर्जावान मन के संपर्क में लाकर सक्रिय या उत्साहित रखता है। यौन संपर्क सबसे असरदार प्रोत्साहित करने वाले कारकों में से एक है जिसके जरिए मन को उत्साहित किया जा सके, बशर्ते यह संपर्क होशियारी से ऐसे दो लोगों के बीच स्थापित हो जो एक दूसरे के प्रति सच्चा स्नेह रखते हों। किसी भी दूसरे प्रकार का यौन संबंध दिमाग को खोखला करने वाला होता है। इस मोड़ पर उस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि तमाम महान नेता, चाहे वह किसी भी क्षेत्र के हों, काफी हद तक यौन अभिरुचि रखने वाले रहे हैं। सेक्स एक मर्यादित शब्द है। यह शब्द आपको हर डिक्शनरी में मिल जाएगा। बेहतरीन और जानकार चिकित्सक तथा अन्य डॉक्टर अब इस थ्योरी को स्वीकार करने लगे हैं कि सभी बीमारियों की शुरुआत तब होती है जब किसी व्यक्ति का मन निचुड़ा हुआ या निष्प्राण अवस्था में पहुंच जाता है। दूसरी तरह से बताए तो ये एक जाना हुआ तथ्य है कि एक व्यक्ति जिसके पास एकदम सही तरीके का ऊर्जावान मन है, वह संपूर्ण भले ही न हो, लेकिन वह हर प्रकार की बीमारी से मुक्त होता है। हर बुद्धिमान चिकित्सक, चाहे वह किसी भी विचारधारा या प्रकार का हो, जानता है कि प्रकृति या मन हर उस मामले में बीमारी को ठीक करता है जहां इलाज को प्रभावित किया जा सकता है। दवाइयां, विश्वास, आशीर्वाद से इलाज, कायरोप्रैक्टिक, अस्थिचिकित्सा और बाहर से उत्तेजित करने वाले तमाम उपाय कुदरत के कृत्रिम साधनों से अधिक और कुछ नहीं। सही तरीके से बताए तो ये मन के गुणधर्म को गति में लाने के बस कुछ उपाय हैं ताकि ये शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को समायोजित कर सकें, मन को फिर से ऊर्जावान बना सकें और दूसरे शब्दों में कहें तो मानव मशीन को सामान्य तरीके से काम करने के काबिल बनाए। किसी भी सबसे ज्यादा रूढ़िवादी चिकित्सक को इस कथन की सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। तो फिर मन के गुणधर्म के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं? मन के सद्भावपूर्ण सामंजस्य के सिद्धांत के जरिए संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लिया जा सकता है। इस साधारण सिद्धांत की मदद से उन आर्थिक जरूरतों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त शक्ति भी पैदा की जा सकती है जो हर व्यक्ति को लगातार परेशान करती है। मन के गुणधर्म के भविष्य की संभावनाओं का आकलन हम इस आधार पर भी कर सकते हैं कि पूर्व में इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि ये उपलब्धियां काफी हद तक अचानक हुई खोज और मन को समूह के बीच लाने के मौके का नतीजा है। क्या ये अजीब नहीं है कि इतिहास में कहीं भी हमें एक भी महान आदमी का रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसने अपनी महानता छल, प्रपंच और अपने व्यापारिक सहयोगियों को धोखा देकर हासिल की हो? हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जब विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकगण मन के गुणधर्म की शिक्षा उसी तरह देंगे जैसी शिक्षा दूसरे विषयों की दी जाती है, और तब तक इस विषय से जुड़े अध्ययन और प्रयोग किसी भी छात्र के लिए संभावनाओं का एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। मन और पैसा। मन के गुणधर्म को रोजाना के आर्थिक और व्यावसायिक जगत के कामकाज में समुचित रूप से लागू किया जा सकता है और यह एक स्पष्ट तथ्य है। दो या उससे अधिक मन को संपूर्ण सामंजस्य की भावना के जरिए मिलाए जाने से मन के गुणधर्म सिद्धांत को उन व्यक्तियों के लिए पर्याप्त शक्ति पैदा करने के काबिल बनाया जा सकता है जिनके मन का सम्मिश्रण अलौकिक प्रतीत होने वाले कार्यों को करने के लिए किया जाता है। शक्ति वह बल है जिसकी मदद से व्यक्ति किसी भी काम में सफलता हासिल करता है। शक्ति की असीमित मात्रा का आनंद कोई भी व्यक्तियों का समूह ले सकता है। हालांकि इन लोगों में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि ये अपने व्यक्तित्वों और अपने तात्कालिक व्यक्तिगत हितों को भुला दें ताकि अपने मन का सम्मिश्रण संपूर्ण सामंजस्य से हो सके। सामंजस्य शब्द जिस निरंतरता से इस परिचय में बार बार आ रहा है उस पर गौर कीजिए। मास्टरमाइंड का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यह संपूर्ण सामंजस्य न हो। एक मन की व्यक्तिगत इकाइयां तब तक दूसरे व्यक्ति की इकाइयों से नहीं मिलेंगी जब तक कि दोनों मन को जगाया और गर्मजोश न किया जाए, जो उद्देश्य के संपूर्ण सामंजस्य के लिए जरूरी है। दो मन जिस पर अलग अलग हितों के रास्ते अख्तियार करने लगते हैं, हर मन की व्यक्तिगत इकाई अलग हो जाती है और तीसरा तत्व जिसे मास्टरमाइंड
के रूप में जाना जाता है और जो दोस्ताना या सामंजस्यपूर्ण गठजोड़ की वजह से पैदा हुआ वह बिखर जाएगा। अब हम कुछ मशहूर लोगों के अध्ययन पर आते हैं जिन्होंने मास्टरमाइंड को लागू कर महान शक्ति, महान भाग्य भी हासिल की। शुरुआत करते हैं इतिहास के 3 महानतम लोगों से जिन्हें अपने कारोबार और व्यावसायिक प्रयासों के क्षेत्र में महान उपलब्धि हासिल करने के लिए जाना जाता है। उनके नाम हैं हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन। अपने जमाने में हेनरी फोर्ड आर्थिक रूप से इन तीनों में सबसे शक्तिशाली थे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कई लोगों ने जिन्होंने फोर्ड पर अध्ययन किया उन्होंने फोर्ड को अपने जमाने का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। जहां तक मैं जानता हूं, फोर्ड इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी भरपूर शक्ति से अमेरिका के खजाने को मात दे दी। उस वक्त ये कहा जाता था कि फोर्ड उसी तरह पैसे इकट्ठा करते हैं जैसे समुद्र के किनारे एक बच्चा रेत इकट्ठा करता है, ज्यादातर एक महीने का किराया वसूलने की लोगों की क्षमता से भी ज्यादा आसानी से। लोग उनकी इस क्षमता से हैरान रह जाते थे कि उनकी एक आवाज पर एक हफ्ते के अंदर $1 अरब इकट्ठा हो जाता था। एडिसन, जैसा कि सभी जानते हैं, एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। वे शायद इस धरती की बाइबल को सबसे गहराई से पढ़ने वालों में से एक थे। कुदरत की बाइबल को उन्होंने कुदरत की बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल और उसका समायोजन मानव जाति की भलाई के लिए किया। ऐसा धरती पर उनके सिवाय शायद ही किसी और ने किया होगा। वही थे जो सुई की नोक और मोम के घूमते हुए टुकड़े को इस प्रकार एक साथ लेकर आए कि इंसान की आवाज की थरथराहट को पहली बार रिकॉर्ड किया जा सका और फिर से पैदा किया जा सका। एडिसन ही थे जिन्होंने पहली बार आकाशीय बिजली का इस्तेमाल किया और इसे चमकीले बिजली के बल्ब की मदद से इंसान के काम आने वाली रोशनी में बदल दिया। एडिसन ने ही इस दुनिया को चलचित्र दिया। ये उनकी कुछ लेकिन अद्भुत उपलब्धियों में से हैं। आधुनिक युग के ये चमत्कार विज्ञान की रोशनी के उजाले में हुए और उन चमत्कारों से कहीं आगे निकल गए जिनका वर्णन जूल्स वर्न और उस वक्त के अन्य उपन्यासों में किया गया था। फायरस्टोन, महान फायरस्टोन टायर कंपनी के प्रेरणास्त्रोत थे और जिनकी मोटर वाहन उद्योग में औद्योगिक उपलब्धियां प्रसिद्ध हैं। इन तीनों ने अपने कारोबारी और व्यावसायिक करियर की शुरुआत बगैर पूंजी के और ना के बराबर पढ़ाई लिखाई के साथ की, जिसे आम तौर पर शिक्षा कहा जाता है। इन तीनों के जीवन और करियर का अंत सुशिक्षित लोगों के तौर पर हुआ। ये तीनों अत्यधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे। चलिए अब इनकी दौलत और ताकत के स्रोतों की पड़ताल करते हैं। अब तक हम सिर्फ असर की बात कर रहे थे, जबकि एक सही दर्शनशास्त्री उस असर के कारण को समझना चाहता है। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन कई सालों तक गहरे दोस्त थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में इनकी आदत थी साल में एक बार जंगलों में जाकर आराम करने, साधना करने और फिर से ताजा होने की। तब शायद इन महान हस्तियों को खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि इनके मन एकांतवास के दौरान मिश्रित होकर एक मास्टरमाइंड में तब्दील हो गए हैं, जो इनमें से हर एक की व्यक्तिगत ताकत का सही स्रोत था। ये सामूहिक मन, जो फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन के संयुक्त प्रयासों का नतीजा था, उसने इन हस्तियों को उन ताकतों और ज्ञान के स्रोतों को पकड़ने के काबिल बनाया जिनसे ज्यादातर लोग पूरी तरह अपरिचित होते हैं। यहाँ बताए गए सिद्धांत या उनके असर को लेकर कोई शंका है तो छात्र यह याद रखें कि आधे से ज्यादा उल्लिखित सिद्धांत तथ्यों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, यह जानी हुई बात है कि ये तीनों व्यक्ति महान शक्ति के मालिक थे। यह भी सब जानते हैं कि वे अत्यधिक दौलतमंद थे। यह भी लोग जानते हैं कि इन्होंने बिना पूंजी और नाम मात्र की पढ़ाई से शुरुआत की। यह भी जानी हुई बात है कि उन्होंने समय समय पर मन के संपर्क स्थापित किए। यह भी सब जानते हैं कि तीनों के संबंध सामंजस्यपूर्ण और दोस्ताना थे। यह भी लोग जानते हैं कि उनकी उपलब्धियां इतनी अद्भुत थीं कि उनकी तुलना उनके समय के लोगों से करना नामुमकिन है। सभ्य समाज का हर एक स्कूली बच्चा इन तथ्यों से अच्छी तरह वाकिफ है और इसमें किसी तरह का विवाद नहीं हो सकता। एडिसन, फोर्ड और फायरस्टोन की उपलब्धियों के पीछे छिपे कारण से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में हम निश्चित हो सकते हैं, वह यह कि ये उपलब्धियां छल, प्रपंच या किसी अन्य प्रकार के अप्राकृतिक कानून पर आधारित नहीं हैं और न ही इन हस्तियों को किसी खास जादू का कोई ज्ञान था। उन्होंने ज्यादातर कुदरत के नियमों से काम किया, जिसे सभी अर्थशास्त्री और विज्ञान जगत की हस्तियां जानती हैं। शायद वह नियम ही एक अपवाद हो सकता है जिस पर मन का गुणधर्म आधारित है। हालांकि मन की शक्ति पर प्रतिवर्ष और अध्ययन जारी है, यह परंपरा के लिहाज से आधिकारिक तौर पर विज्ञान नहीं है। फोर्ड, फायरस्टोन और एडिसन ने मास्टरमाइंड के सहज ज्ञान का इस्तेमाल जिस तरह फायदे के लिए किया, उसे ऐसे लोगों का कोई भी समूह तैयार कर सकता है जो अपने मन को संपूर्ण सामंजस्य की भावना से संयोजित कर लेगा।
यह समूह 2 से शुरू होकर कितनी भी संख्या तक का हो सकता है, पर सर्वोत्तम नतीजे 6 या 7 लोगों के समूह के द्वारा सामने आते हैं। बताया जाता है कि ईसा मसीह ने खोज की थी कि मन के गुणधर्म के सिद्धांत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके चमत्कारी प्रतीत होने वाले कार्य उसी शक्ति से उत्पन्न हुए जिसे उन्होंने अपने 12 शिष्यों के मन के सम्मिश्रण से तैयार किया। यह बात सामने आई है कि जब एक शिष्य ने भरोसा तोड़ा, यहूदी इस्करियोती, तो मास्टरमाइंड तत्काल बिखर गया और सीमित मानव संदर्भों में देखा जाए तो ईसा का सामना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही से हुआ। जब 2 या उससे ज्यादा लोग अपने मन में सामंजस्य स्थापित करते हैं और वह असर पैदा करते हैं जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं, तो उस समूह के हर सदस्य में समूह में दूसरे सदस्यों के अवचेतन मन से संपर्क साधने और ज्ञान हासिल करने की शक्ति आ जाती है। यह शक्ति तत्काल स्पष्ट हो जाती है। इसमें मन के अंदर उच्च कंपन पैदा करने का उत्तेजक प्रभाव होता है, जिससे परिलक्षित होता है कि मन में उज्ज्वल कल्पनाशक्ति और चेतना की वह क्षमता आ गई है जिसे छठी इंद्रिय कहा जाता है। इस छठी इंद्रिय के जरिए मन में नए विचार कौंध जाते हैं। ये विचार इंसान के मन पर छाए हुए विषयों और उनके प्रकार को तय करने लग जाते हैं। यदि पूरा समूह किसी दिए गए विषय पर चर्चा के लिए एकजुट होता है, तो उस विषय से जुड़े विचार वहां मौजूद सभी के मन में उमड़ने लगते हैं। यह कुछ ऐसा होता है जैसे कोई बाहरी प्रभाव उन्हें आदेश दे रहा हो। मास्टरमाइंड में हिस्सा ले रहे लोगों के मन चुंबक की तरह हो जाते हैं, जो व्यावहारिक और उच्च कोटि की व्यवस्थित सोच पैदा करने वाली उत्तेजना से निकले विचारों को आकर्षित करते हैं, मगर कोई यह नहीं जानता कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। मन के सम्मिश्रण की जिस प्रक्रिया को यहाँ मास्टरमाइंड बताया गया है, उसकी तुलना उस कार्य से की जा सकती है जिसमें कई इलेक्ट्रिक बैटरियों को एक तार से जोड़ा जाता है ताकि उस तार से प्रवाहित होने वाली बिजली को बैटरियों से ली गई ऊर्जा से स्टेप अप किया जा सके। कुछ इसी प्रकार से व्यक्तिगत मन भी मास्टरमाइंड में सम्मिश्रित किए जाते हैं। प्रत्येक मन के गुणधर्म के सिद्धांत के जरिए समूह के तमाम दूसरे मनों को तब तक उत्तेजित करता है जब तक कि मन की ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं हो जाती कि ये सार्वभौमिक ऊर्जा को भेदकर उसके साथ न मिल जाए जो ब्रह्मांड में मौजूद हर परमाणु का स्पर्श करते हैं। हर वक्ता ने मन के गुणधर्म के प्रभाव को महसूस किया है, क्योंकि यह जाना माना तथ्य है कि जैसे ही श्रोताओं के व्यक्तिगत मन वक्ता के साथ एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, दूसरे मन के कंपन की दर के साथ ताल मिलाने लगते हैं, तो वक्ता के उत्साह में हुई वृद्धि को स्पष्ट देखा जा सकता है और वह अक्सर वक्तृत्व की ऊंचाइयों को छूने लगता है, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है, यहाँ तक कि खुद वक्ता भी। सामान्य भाषण के पहले 5 से 10 मिनट इसमें खर्च होते हैं, जिसे वार्म अप कहा जाता है। इसका अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके जरिए वक्ता और श्रोता के मन संपूर्ण सामंजस्य की भावना में सम्मिश्रित हो जाते हैं। प्रत्येक वक्ता यह जानता है कि जब श्रोताओं के साथ संपूर्ण सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाती तो क्या होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक समूहों में कभी कभी अलौकिक प्रतीत होने वाली घटनाएं समूह के मन की एक दूसरे पर हुई प्रतिक्रिया का सुखद परिणाम ही होती हैं। ये घटनाएं शायद ही कभी समूह की बैठक के शुरुआती 10 या 20 मिनट में होती हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि समूह में मौजूद मन सामंजस्य स्थापित करने या सम्मिश्रित होने में समय लेते हैं। इस प्रकार के समूह के सदस्यों के द्वारा प्राप्त किए गए संदेश संभवतः 2 में से एक स्रोत से आते हैं या कभी दोनों स्रोतों से ही आते हैं, यथा पहला समूह के कुछ सदस्यों के अवचेतन मन के विशाल भंडार से, दूसरा ऊर्जा के सार्वभौमिक भंडार से जिसमें संभवतः संपूर्ण सोच के भाव संरक्षित रहते हैं। यह सर्वविदित है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के मन में छिपे ज्ञान के भंडार की खोज इस मन के गुणधर्म सिद्धांत के जरिए ही कर सकता है, और यह मान लेना उचित लगता है कि इस शक्ति का विस्तार ऐसे किसी भी भाव से संपर्क के लिए किया जा सकता है जो वहां उपलब्ध है। इस नियम के तहत उच्च और अधिक परिष्कृत कंपन सोच को बरकरार और सहेज कर रखा जाता है। इसे इस बात से बल मिलता है कि न तो वस्तु न ही ऊर्जा ब्रह्मांड के 2 ज्ञात तत्व की संरचना की जा सकती है और न ही इसे तबाह किया जा सकता है। ऐसा मान लेना भी उचित है कि ऐसे सभी कंपन हमेशा के लिए बने रहेंगे। हालांकि हल्के कंपन संभवतः एक कुदरती जीवनकाल तक रहते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। तमाम तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने संभवतः अपनी ख्याति संयोग से या किसी और तरीके से हासिल की। उन्होंने दूसरे मन के साथ गठजोड़ किए जिससे उनके दिमाग के स्पंदन को स्टेप अप किया जा सके। उसके बाद उन्हें ज्ञान के विशाल मंदिर से संपर्क के काबिल बनाया जाता था, जहां जानकारी को रिकॉर्ड और दर्ज किया जाता है। यही नहीं, जहां तक इस लेखक को जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाया गया है, सभी महान प्रतिभावान उच्च कोटि के यौन अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति थे।
यह तथ्य कि यौन संपर्क मन का सबसे जाना माना उत्प्रेरक है, उस सिद्धांत को बढ़ावा देता है जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। आर्थिक शक्ति के स्रोतों की और ज्यादा पड़ताल के लिए, जिसकी अभिव्यक्ति कारोबार के क्षेत्र से जुड़े प्रमुख लोगों की कामयाबी से होती है। चलिए हम शिकागो ग्रुप के केस का अध्ययन करते हैं, जिसे बिग सिक्स के नाम से जाना जाता है। इस समूह के एक सदस्य थे विलियम रिगली जूनियर, जिनका नाम च्युइंगम का पर्याय बन गया है और जिनकी जादुई कमाई 100 साल पहले $15 मिलियन प्रतिवर्ष थी। इसी तरह रेस्तरां की चेन के एक मालिक थे, एक विज्ञापन की दुनिया के शक्तिशाली उद्योगपति, फेडरल एक्सप्रेस से पहले आई कंपनी के संस्थापक और एक टैक्सी कंपनी के मालिक थे, जिनका नाम भाड़े की कार के अब तक अजन्मे क्षेत्र में एक विशाल शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में लिया जाएगा। उनका नाम था हर्ट्ज। इस वक्त एक भरोसेमंद वित्तीय रिपोर्टिंग कंपनी ने इन 6 हस्तियों की सालाना कंपनी का आकलन किया $25 मिलियन से भी ज्यादा। यह उन वर्षों के दौरान चौंकाने वाली रकम थी। 6 हस्तियों के इस पूरे ग्रुप के विश्लेषण से ये खुलासा हुआ कि जैसा पहले 3 हस्तियों की चर्चा के दौरान बताया गया, इनमें से भी किसी ने कोई विशेष शिक्षा हासिल नहीं की थी। सभी ने बिना पूंजी या बगैर भारी भरकम कर्ज के ही शुरुआत की। इनकी वित्तीय उपलब्धियां इनकी व्यक्तिगत योजनाओं की वजह से हुई, न कि किस्मत के पहिए में किसी चमत्कारिक घुमाव की वजह से। वर्षों पहले इन 6 हस्तियों ने एक दोस्ताना गठबंधन बनाया। पहले से तय अवधियों में रोजमर्रा के व्यवसाय में ये एक दूसरे की सहायता के लिए मिला करते थे और विभिन्न उद्योगों और कारोबारों को आगे बढ़ाते थे। अपवाद के तौर पर 2 को छोड़ दें तो 6 में से कोई भी किसी भी प्रकार की कानूनी साझेदारी में शामिल नहीं था। ये बैठकें ज्यादातर लेनदेन के आधार पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ करती थीं, जिनमें विचारों और सुझावों से एक दूसरे की मदद करते थे। इस समूह की वित्तीय सफलता से जुड़ी एक खास बात है जिस पर टिप्पणी, अध्ययन, विश्लेषण और कुछ हद तक अनुकरण करना सार्थक है, और यही तथ्य है कि उन्होंने यह सीख लिया है कि कैसे अपने व्यक्तिगत मन को संपूर्ण सामंजस्य के साथ सम्मिश्रित कर संयोजित किया जाए, जिससे एक मास्टरमाइंड तैयार हो जो समूह के हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ हो, जिसके दरवाजे ज्यादातर मानव जाति के लिए बंद हैं। संयुक्त राज्य स्टील कंपनी हमेशा से दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर औद्योगिक संगठनों में एक रही है। इस विशाल महान औद्योगिक ताकत को विचार से विकसित किया गया। उसका जन्म एल्बर्ट एच. गैरी के दिमाग की उपज थी, जो कमोबेश एक सामान्य वकील थे। उनका जन्म और पालन पोषण शिकागो के निकट एक छोटे से शहर इलिनोइस में हुआ, जिसका नाम उनके ही नाम पर है। गैरी ने चारों ओर लोगों से खुद को घेर रखा था, जिनके मन सफलतापूर्वक संपूर्ण सामंजस्य से सम्मिश्रित किए गए थे, जिससे वह मास्टरमाइंड वजूद में आया जो संयुक्त राज्य स्टील कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाने की एक भावना बन गई। वहां ढूंढो जहां तुम्हारी इच्छा है, और जहां कहीं भी कारोबार, वित्त, उद्योग या किसी भी पेशे में आपको जबरदस्त कामयाबी मिले, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इस सफलता के पीछे कोई व्यक्ति है जिसने मन के गुणधर्म के सिद्धांत पर अमल किया है, जिसके जरिए मास्टरमाइंड को बनाया गया। यह असाधारण सफलता अक्सर किसी एक व्यक्ति की वजह से मिलती दिखती है, लेकिन करीब से ढूंढो तो दूसरे व्यक्ति जिनके मन का संयोजन उसके साथ किया गया, वह सामने आ जाएंगे। याद रखो कि मन के गुणधर्म के सिद्धांत को लागू करने के लिए बस 2 या उससे ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, और जिसका नतीजा मास्टरमाइंड के तौर पर निकलता है। शक्ति यानी कि मानव शक्ति साधारणतया व्यवस्थित ज्ञान है, जिसकी अभिव्यक्ति बुद्धिमानी भरी कार्रवाई से होती है। किसी भी प्रयास को व्यवस्थित नहीं कहा जा सकता अगर प्रयास से जुड़े व्यक्तियों ने अपने ज्ञान और ऊर्जा को संपूर्ण सामंजस्य से संयोजित नहीं किया है। प्रयास में इस सामंजस्यपूर्ण संयोजन की कमी ही वास्तविक रूप से तमाम कारोबारी विफलताओं का कारण है। इस लेखक ने एक जानेमाने कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर एक रोचक प्रयोग किया था। प्रत्येक छात्र से यह आग्रह किया गया कि कैसे और क्यों हेनरी फोर्ड धनी बने विषय पर वे एक लेख लिखें। प्रत्येक छात्र के लिए अपने लेख में यह बताना जरूरी था कि उनकी समझ से फोर्ड की वास्तविक संपत्ति किस प्रकार की थी और इस संपत्ति में जो कुछ शामिल था उसका ब्यौरा दें। ज्यादातर छात्रों ने फोर्ड की संपत्ति से जुड़े वित्तीय विवरण और सूची निकाली और इसे फोर्ड की संपत्ति के आकलन का आधार बनाया। फोर्ड की संपत्ति के स्रोतों के तहत जो चीजें शामिल थीं वह थीं बैंकों में धनराशि, स्टॉक में कच्चा और तैयार माल, जमीन जायदाद, इमारतें इत्यादि। कई सौ छात्रों के पूरे समूह में से एक छात्र ने इस प्रकार जवाब दिया, इटैलिक्स में इस लेखक ने लिखे हैं, हेनरी फोर्ड की संपत्ति में मुख्य रूप से 2 चीजें शामिल हैं, मसलन 1 कार्यशील पूंजी और कच्चा तथा तैयार माल, 2 हेनरी फोर्ड के द्वारा खुद से हासिल किया गया ज्ञान और एक अच्छी तरह प्रशिक्षित संगठन का सहयोग जो यह समझता है कि इस ज्ञान को फोर्ड के नजरिए से किस प्रकार सबसे ज्यादा फायदेमंद तरीके
से इस्तेमाल किया जा सकता है। संपत्ति के इन दो समूहों में से किसी एक का भी डॉलर या सेंट के हिसाब से मोल लगाना, चाहे अंदाजा कितना ही सटीक क्यों न हो, नामुमकिन है, लेकिन यह मेरा मत है कि उनका तुलनात्मक मूल्य इस प्रकार है। फोर्ड संगठन का व्यवस्थित ज्ञान 75% नकदी और सभी प्रकार की भौतिक संपत्ति का मूल्य, कच्चा और तैयार माल समेत 25%। लेखक का मानना है कि यह विवरण उस युवक ने तैयार नहीं किया होगा जिसका नाम दर्ज था, बल्कि उसकी मदद किसी तजुर्बेकार और बहुत अच्छे विश्लेषक दिमाग वाले या दिमाग वालों ने की होगी। बेशक हेनरी फोर्ड के पास जो सबसे बड़ी संपत्ति थी वह उनका दिमाग ही था। इसके बाद उसके करीबी सहयोगियों के दिमाग को रखा जा सकता है, क्योंकि उनके संयोजन के जरिए ही उन भौतिक संपत्तियों को जुटाया गया जिन पर उनका नियंत्रण था। यदि उस समय आप फोर्ड मोटर कंपनी के स्वामित्व वाले सभी कारखानों को बर्बाद कर दें, एक एक मशीन तोड़ दें, एक एक टन कच्चा या तैयार माल, हर तैयार गाड़ी, किसी भी बैंक में जमा एक एक डॉलर खत्म कर दें, तो भी हेनरी फोर्ड इस धरती पर आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर व्यक्ति रहेंगे। फोर्ड कंपनी को जिन दिमागों ने खड़ा किया है, वे कम से कम समय में फिर से इसका प्रतिरूप तैयार कर लेंगे। फोर्ड जैसे दिमाग वालों के लिए पूंजी हमेशा उपलब्ध रहती है, वह भी बेहिसाब मात्रा में। आर्थिक रूप से फोर्ड दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, क्योंकि उनके पास इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा व्यवस्थित ज्ञान के सिद्धांत की सबसे गहरी और व्यावहारिक समझ थी, जहां तक इस लेखक ने विभिन्न स्रोतों से पता लगाया है। फोर्ड की अपार शक्ति और वित्तीय कामयाबी के बावजूद यह मुमकिन है कि उन्होंने जिस सिद्धांत से इस शक्ति को हासिल किया, उसके इस्तेमाल में अक्सर गलतियां की। इसमें कोई शक नहीं कि फोर्ड के मन के संयोजन का तरीका शुरुआती वर्षों में अक्सर अपरिष्कृत हुआ करता था। बाद में उन्होंने वह होशियारी और कुशलता हासिल की जो स्वाभाविक रूप से समय के साथ कई वर्षों में परिपक्वता से ही आती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि फोर्ड का मन के गुणधर्म के सिद्धांत का इस्तेमाल कम से कम शुरुआत में दूसरे मन के साथ संयोग से हुए गठजोड़ का नतीजा था, खास तौर पर एडिसन के मन से जुड़ाव। इसकी भी संभावना ज्यादा है कि फोर्ड को प्रकृति के नियम का शुरुआती ज्ञान पहले अपनी पत्नी के दोस्ताना संबंध की वजह से हुआ, न कि एडिसन या फायरस्टोन की वजह से जिनसे उनकी मुलाकात काफी आगे चलकर हुई। कई लोगों की सफलता के पीछे उनकी पत्नी होती है, जहां मास्टरमाइंड का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन वे अपनी कामयाबी का रहस्य कभी समझ नहीं पाते। मिसेज फोर्ड असाधारण रूप से बुद्धिमान महिला थीं और इस लेखक को यकीन है कि यह उनका ही मन था जो उनके पति के साथ सम्मिश्रित हुआ और जिसने उन्हें शक्ति हासिल करने की ओर अग्रसर किया। फोर्ड के सम्मान या ख्याति को ठेस पहुंचाए बिना यहाँ यह भी जिक्र करना होगा कि अपने शुरुआती दिनों में उन्हें निरक्षरता और अज्ञानता के ताकतवर दुश्मनों से इस हद तक लड़ना पड़ा था जितना कि एडिसन या फायरस्टोन को भी नहीं जूझना पड़ा था। दोनों को कुदरत ने वंशानुगत रूप से विलक्षण बनाया था, साथ ही उनमें ज्ञान हासिल करने और उसे इस्तेमाल में लाने की अद्भुत योग्यता थी। फोर्ड को अपने हुनर को कठिन, कच्चे रास्तों पर चलते हुए तराशना पड़ा, क्योंकि विरासत से भी उन्हें कुछ नहीं मिला था। अद्भुत तरीके से काफी कम समय के भीतर फोर्ड ने मानवता के 3 सबसे जिद्दी दुश्मनों पर महारत हासिल कर ली और उन्हें अपनी संपत्ति में तब्दील कर लिया, जो उनकी सफलता का ही आधार बन गए। ये दुश्मन है अज्ञानता, निरक्षरता और गरीबी। कोई भी इंसान जो इन 3 बर्बर ताकतों पर लगाम लगा सकता है, कम से कम इन्हें अपने काम में ला सकता है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह उन लोगों के लिए करीब से अध्ययन का विषय है जो उतने भाग्यशाली नहीं हैं। जिस इंसान के मन में एक निश्चित लक्ष्य है और इसे हासिल करने के लिए एक निश्चित योजना है, उसने सफलता की राह 90% तक पहले ही तय कर ली है। हम निस्संदेह औद्योगिक शक्ति के युग में जी रहे हैं। इन सभी शक्तियों का स्रोत है संगठित प्रयास। किसी भी दिन के अखबार पर एक नजर डालते ही या खबरों के किसी कार्यक्रम की एक झलक भर से दुनिया भर के कारोबारी, वित्तीय या औद्योगिक विलयों की पुष्टि होती है, जिनसे किसी भी प्रबंधन के बेहिसाब शक्ति हासिल करने की कहानी सामने आ जाती है। आज ये बैंकों का कोई समूह है, अगले दिन फोन कंपनियां हैं, अगले हफ्ते अखबारों की श्रृंखला है, जिनके पीछे संचार क्षेत्र के दिग्गजों के संगठित समझौते होते हैं। ये सभी व्यवस्थित और संयोजित प्रयासों के जरिए शक्ति पैदा करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। ज्ञान यदि सामान्य किस्म का और असंगठित है तो यह शक्ति नहीं है, यह महज संभावित शक्ति है, वह सामग्री जिससे वास्तविक शक्ति विकसित की जा सकती है। किसी भी आधुनिक लाइब्रेरी में मौजूदा सभ्यता से जुड़े मूल्यवान ज्ञान का अव्यवस्थित रिकॉर्ड होता है, लेकिन यह ज्ञान शक्ति नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्थित नहीं। हर प्रकार की ऊर्जा और प्राणी या वनस्पति को जिंदा रहने के लिए व्यवस्थित होना आवश्यक है।
बेहद विशाल आकार के पशु जिनकी हड्डियों ने कुदरत के हड्डियों के खजाने को अपने खत्म होने के बाद भर दिया है, उन्होंने एक मूक लेकिन निश्चित साक्ष्य छोड़ा है कि असंगठित होने का मतलब है विनाश। इलेक्ट्रॉन से ब्रह्मांड के सबसे बड़े सितारे तक और इन दो चरम सीमाओं के बीच आने वाली हर भौतिक चीज यह स्पष्ट सबूत देती है कि कुदरत का पहला नियम है संगठित होने का नियम। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो इस नियम के महत्व को समझ लेता है और इसके काम करने के विभिन्न तरीकों को सोखना अपना काम समझ लेता है। वैसे लोग जो बिजनेस में चालाक होते हैं, उन्होंने न सिर्फ संगठित प्रयासों के सिद्धांत को पहचाना है, बल्कि इस नियम को अपनी शक्ति का तानाबाना बना लिया है। मन के गुणधर्म सिद्धांतों का जरा सा ज्ञान हुए बिना भी कई लोगों ने सिर्फ अपने ज्ञान को संगठित कर अपार शक्ति इकट्ठा कर ली है। ज्यादातर लोग जिन्होंने मन के गुणधर्म सिद्धांत की खोज कर ली और उस सिद्धांत को मास्टरमाइंड में विकसित कर लिया, वे इस ज्ञान तक छोटे से छोटे संयोग की वजह से पहुंचे, अक्सर अपनी खोज की सही प्रकृति को नहीं पहचान पाए या अपनी शक्ति के स्रोत को नहीं समझ सके। इस लेखक का मत है कि दुनिया में इस वक्त जीवित सभी लोगों में से वर्तमान में मन के गुणधर्म सिद्धांत को समझते हुए मन का सम्मिश्रण कर इस्तेमाल करने वालों की संख्या इतनी कम है कि उन्हें दोनों हाथों की उंगलियों पर गिना जा सकता है और शायद कई उंगलियां बाकी भी रह जाए। अगर यह अंदाजा लगभग तौर पर भी सही है तो एक छात्र तुरंत अंदाजा लगा सकता है कि इस बात का कहीं कोई खतरा नहीं कि लोग मन के गुणधर्म प्रयोग के क्षेत्र की ओर टूट पड़ेंगे। यह सर्वविदित तथ्य है कि एक कारोबारी के लिए सबसे कठिन काम होता है अपने सहयोगियों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वह अपने प्रयासों को सामंजस्य भाव से संयोजित करें। श्रमिकों के समूह के बीच लगातार सहयोग बनाए रखना किसी भी कंपनी के लिए लगभग नामुमकिन होता है। सिर्फ अत्यधिक कार्यकुशल नेता ही इस सबसे ज्यादा वांछित लक्ष्य को हासिल कर सकता है, लेकिन सदियों में कभी कभार ही इस प्रकार का नेता उद्योग, कारोबार या वित्त के क्षेत्र में दायरे से ऊपर नजर आता है और तब दुनिया सुनती है हेनरी फोर्ड, थॉमस ए एडिसन या जॉन डी रॉकफेलर का नाम। शक्ति और सफलता पर्यायवाची शब्द हैं, एक से दूसरा पैदा होता है। लिहाजा कोई भी व्यक्ति जिसे ज्ञान है और जो व्यक्तियों के सामंजस्यपूर्ण संयोजन से शक्ति पैदा कर सकता है, वह किसी भी उचित कारोबार में सफल हो सकता है। यह कतई नहीं मान लेना चाहिए कि मास्टरमाइंड अचानक पैदा होगा, फैल जाएगा, किसी भी मन के समूह से पैदा हो जाएगा जो सामंजस्य के भाव से संयोजन का नाटक भर करते हों। सामंजस्य शब्द का अर्थ यदि सही मायने में लगाया जाए तो यह लोगों के समूह में उसी तरह दुर्लभ है जिस प्रकार ईसाई अपने बीच मौलिक ईसाइयत के होने का दावा करते हैं। सामंजस्य वह नाभि है जिसके इर्दगिर्द मन की दशा जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं, उसका विकास होना आवश्यक है। सामंजस्य के इस तत्व के बिना कोई मास्टरमाइंड नहीं हो सकता। ये वह सत्य है जिसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता। जब राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र से पहले बना था उसका प्रस्ताव रखा तो उनके मन में एक मास्टरमाइंड तैयार करने की बात थी, अंतर्राष्ट्रीय मन के सम्मिश्रण की बात। विल्सन के मन में यह उस वक्त की सबसे ज्यादा मानवतावादी और दूरदर्शी सोच थी, क्योंकि इसका संबंध उस सिद्धांत से था जिसमें धरती पर इंसानों के बीच भाईचारा लाने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। भविष्य में मन की महानतम एकता को इस आधार पर मापा जाएगा कि विख्यात विश्वविद्यालयों और शिक्षा की धर्मनिरपेक्ष संस्थानों को अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर भगाकर समझदारी और बुद्धिमत्ता लाने में कितना वक्त लगता है। वह वक्त काफी तेजी से आ रहा है। पुनरुत्थान बैठक का मनोविज्ञान। पुनरुत्थान के नाम से जाना जाने वाला प्राचीन धार्मिक अतिरेक, मन के गुणधर्म जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है, उसके अध्ययन का अनुकूल अवसर प्रदान करता है। यह भी स्पष्ट होगा कि संगीत सामंजस्य बढ़ाने के लिए कोई छोटी मोटी भूमिका अदा नहीं करता, जो पुनरुत्थान बैठक में मन के समूह के सम्मिश्रण के लिए आवश्यक है। संगीत के बिना पुनरुत्थान बैठक एक फीका समारोह बनकर रह जाएगा। पुनरुत्थान सेवाओं के दौरान बैठक के नेता को अपने अनुयायियों के मन में सामंजस्य पैदा करने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन यह जाना माना तथ्य है कि सामंजस्य की यह स्थिति उतनी देर ही बनी रहती है जितनी देर तक नेता की मौजूदगी रहती है। उसके बाद जो मास्टरमाइंड उसने अस्थायी रूप से पैदा किया वह बिखर जाता है। अपने अनुयायियों के भावनात्मक स्वभाव को जगाकर अनुकूल स्टेज और सही प्रकार के संगीत से बने माहौल में पुनरुत्थान करने वाले को उस प्रकार का मास्टरमाइंड तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होती जो उन सभी को नजर आने लगता है जिनसे उसका संपर्क है। पूरा माहौल एक सकारात्मक सुखदायी प्रभाव से ओत-प्रोत हो जाता है जिससे वहां मौजूद हर मन का गुणधर्म ही बदल जाता है। पुनरुत्थान करने वाला इस ऊर्जा को यहोवा की आत्मा करार देता है।
इस लेखक ने ऐसे वैज्ञानिक जांचकर्ताओं और आम लोगों के समूह जो प्रयोगों की प्रकृति से अनजान थे, उन पर किए प्रयोगों के जरिए मन की वैसी ही दशा और सकारात्मक माहौल को तैयार किया, लेकिन इसे यहोवा की आत्मा नाम नहीं दिया। कई अवसरों पर इस लेखक ने सेल्स के कारोबार से जुड़े पुरुषों और महिलाओं के समूह में उसी सकारात्मक माहौल को बनते देखा है, इसे यहोवा की आत्मा नाम दिए बगैर ही। लेखक ने कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ शिकागो के संस्थापक है एरिसन पार्कर के लिए विक्रय कला का स्कूल चलाने में सहयोग दिया है और मन के गुणधर्म के उसी सिद्धांत के इस्तेमाल से जिसे पुनरुत्थानवादी यहोवा की आत्मा कहते हैं। 3,000 स्त्री पुरुषों के व्यवहार को इस प्रकार बदल दिया। इन सभी को पूर्व में सेल्स का अनुभव नहीं था कि उन्होंने $10,000 से ज्यादा की प्रतिभूतियां 9 महीने से भी कम समय में बेच दीं और अपने लिए $10 लाख से भी ज्यादा की कमाई कर ली, वह भी उस समय जब लोग इस रकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कमा रहे थे। यह पता चला कि एक सामान्य व्यक्ति जिसने भी इस स्कूल में दाखिला लिया, वह 1 हफ्ते के भीतर अपने विक्रय की शक्ति के चरम पर पहुंच जाता था, जिसके बाद यह जरूरी हो जाता था कि उस व्यक्ति के दिमाग को एक सामूहिक सेल्स मीटिंग के जरिए तरोताजा किया जाए। यह सेल्स मीटिंग उसी तरीके से आयोजित की जाती थी जिस प्रकार आधुनिक पुनरुत्थान बैठकें होती हैं। उसी प्रकार के उपकरण स्टेज पर मौजूद होते हैं, संगीत और उच्च क्षमता वाले वक्त होते हैं जो सेल्स से जुड़े लोगों को पुनरुत्थान करने वालों की तरह जोश से भर देने वाले भाषण देते हैं। इसे मनोविज्ञान कहिए, मन का गुणधर्म या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, वे सभी उसी सिद्धांत पर आधारित है। इस तथ्य से ज्यादा कुछ भी निश्चित नहीं है कि जहां कहीं भी मन के समूह संपूर्ण सामंजस्य के भाव से जुड़ते हैं, समूह में मौजूद हर मन में एक स्पष्ट ऊर्जा का संचार और समावेश होने लगता है जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। इस सभी के लिए लेखक इस जानकारी का दावा करते हैं कि यह अज्ञात ऊर्जा संभवतः यहोवा की आत्मा हो, लेकिन अगर इसे किसी और नाम से बुलाया जाए तो भी यह उतनी ही कृपापूर्वक काम करती है। इंसान का दिमाग और तंत्रिका तंत्र जटिल मशीनरी का एक हिस्सा है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। सही तरीके से नियंत्रित और निर्देशित किया जाए तो मशीनरी का यह हिस्सा कमाल की उपलब्धियां हासिल कर सकता है, और अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो यह एक और शानदार तरीके से काम करेगा, जैसा कि किसी भी पागलखाने के कैदियों की जांच के दौरान देखा जा सकता है। इंसान के दिमाग का लगातार बाहर से आ रही ऊर्जा का सीधा संबंध होता है जिससे किसी व्यक्ति को सोचने की शक्ति मिलती है। दिमाग इस ऊर्जा को प्राप्त करता है, शरीर को खाना खाने से मिली ऊर्जा के साथ इसे मिलाता है और फिर खून और तंत्रिका तंत्र की मदद से शरीर के कोने कोने तक पहुंचा देता है। इस प्रकार ही जिंदगी चलती है। बाहर से आने वाली ऊर्जा किस स्रोत से आती है यह किसी को पता नहीं होता। जो कुछ हम इसके बारे में जानते हैं वह ये कि हमें यह हर हाल में चाहिए, नहीं तो हमारी मौत हो जाएगी। यह मान लेना उचित लगता है कि यह ऊर्जा शरीर में ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित होती है जो हमारे सांस लेने से शरीर के अंदर आ जाती है। हर सामान्य इंसान के शरीर में एक अव्वल दर्जे की प्रयोगशाला और रसायनों का स्टॉक होता है जो विभिन्न प्रक्रियाओं को चलाने के लिए पर्याप्त होता है, जैसे अलग होने, आत्मसात होने और भोजन को सही तरीके से मिलाने और उस रूप तक लाकर तैयार रखता है जिसमें इसे शरीर के उस हिस्से तक पहुंचाया जा सके जहां शरीर के निर्माण में इसकी जरूरत है। कई सारे टेस्ट किए गए हैं इंसान और जानवर दोनों पर, यह साबित करने के लिए कि दिमाग के नाम से जानी जाने वाली ऊर्जा उस रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसके तहत भोजन को मिश्रित और परिवर्तित कर उस तत्व में लाया जाता है जो शरीर के निर्माण और सुधार के लिए आवश्यक है। यह जानी हुई बात है कि चिंता, रोमांच या डर से पाचन की प्रक्रिया पर असर पड़ता है और कुछ हद से ज्यादा मामलों में यह प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है, जिसका नतीजा बीमारी या मौत के रूप में सामने आता है। यह जाहिर है कि तब दिमाग भोजन के पाचन और वितरण के गुणधर्म का काम शुरू कर देता है। कई प्रतिष्ठित हस्तियां यह मानती हैं, भले ही इसे कभी वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं किया गया है, कि विचार के तौर पर जानी जाने वाली ऊर्जा नकारात्मक इकाइयों से इस हद तक दूषित हो सकती है कि पूरे तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली गड़बड़ हो जाए और कई प्रकार की तथा अनेक छोटी मोटी बीमारियां इंसान को घेर लें। इस प्रकार के विक्षुब्ध दिमाग वित्तीय संकट और एकतरफा प्रेम संबंध पैदा करते हैं, साथ ही नकारात्मक माहौल जैसी कई और समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, जहां परिवार का कोई सदस्य लगातार झगड़ता है, वह दिमाग के गुणधर्म को इस हद तक प्रभावित कर सकता है कि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल जाए और गुमनामी में खो जाए। यह उस पुरानी कहावत का आधार है कि किसी का जीवनसाथी उसे बना सकता है या बिगाड़ सकता है।
यह तथ्य हाई स्कूल का छात्र भी जानता है कि खाने के कुछ मिश्रण अगर पेट में गए तो अपच, तेज दर्द, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। अच्छा स्वास्थ्य कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि खाने में ली गई चीजों में आपस में कितना सामंजस्य है, लेकिन खाने में सामंजस्य ही अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं कर सकता। ऊर्जा की उन इकाइयों में भी सामंजस्य होना चाहिए जिनसे मिलकर मन बनता है। सामंजस्य कुदरत के नियमों में से एक है, जिसके बिना संगठित ऊर्जा जैसी चीज हो ही नहीं सकती या जीवन नहीं हो सकता। शरीर के साथ साथ मन का स्वास्थ्य भी पूरी तरह से सामंजस्य के सिद्धांत से बनता है। जीवन के तौर पर जानी जाने वाली ऊर्जा खंडित होने लगती है और मौत करीब आती चली जाती है जब शरीर के अंग सामंजस्य से काम करना बंद कर देते हैं। जिस पल सामंजस्य किसी भी प्रकार की संगठित ऊर्जा शक्ति के स्रोत के रूप में काम करना बंद कर देता है, उस ऊर्जा की इकाइयां विकार की अराजकता में चली जाती हैं और शक्ति तटस्थ या निष्क्रिय हो जाती है। सामंजस्य वह केंद्र भी है जिसके चारों ओर मन के गुणधर्म का सिद्धांत, जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं, शक्ति हासिल कर लेता है। इस सामंजस्य को खत्म करेंगे तो आप व्यक्तिगत मन को समूह के संयोजित प्रयास से पैदा हो रही शक्ति को भी तबाह कर देंगे। इस हकीकत को बताया गया है, फिर से बताया गया है और हर प्रकार से पेश किया गया है, जितनी बार लेखक सोच सकता था, अनंत बार। जब तक छात्र इस सिद्धांत को समझ नहीं लेते और इस्तेमाल करना नहीं सीखते, मास्टरमाइंड पर यह किताब व्यर्थ है। यह मायने नहीं रखता कि कोई सफलता किसे मानता है, काफी हद तक माहौल में ढलने की बात है ताकि व्यक्ति और माहौल के बीच सामंजस्य हो। राजा का महल एक किसान की झोंपड़ी जैसा दिखने लगेगा अगर इसकी दीवारों में सामंजस्य न हो। इसके विपरीत कहें तो एक किसान की झोंपड़ी को ज्यादा खुशी पैदा करने के काबिल बनाया जा सकता है बनिस्बत एक अमीर आदमी की कोठी के, अगर पहले में सामंजस्य हो और दूसरे में न हो। संपूर्ण सामंजस्य के बिना खगोलशास्त्र का विज्ञान उसी तरह फिजूल होगा जैसा कि पुरानी हड्डियों का एक ढांचा होता है, क्योंकि तारे और ग्रह एक दूसरे से टकराने लगेंगे और सभी एक गड़बड़ और अराजक स्थिति में होंगे। सामंजस्य के नियम के बिना हो सकता है खून नाखून बढ़ाने के लिए भेजे गए भोजन को खोपड़ी में पहुंचा दे और जहां बालों के साथ साथ सींग निकलने लग जाए। सिर पर सींग उगने की इस घटना को अंधविश्वासियों के द्वारा गलती से किसी सींग वाले काल्पनिक सज्जन से उस आदमी के संबंध के तौर पर देखा जाने लगे, जैसा कि अक्सर आदिम जातियों में हुआ करता था। सामंजस्य के नियम के बिना ज्ञान की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती और तब कोई भी पूछ सकता है कि व्यवस्थित ज्ञान तथ्यों और सच्चाइयों तथा स्वाभाविक नियमों के सामंजस्य के सिवाय और है क्या? कहा जाए तो जिस पल सामने के दरवाजे पर अनबन शुरू हो जाती है, सामंजस्य पिछले दरवाजे से निकल जाता है। मामला चाहे कारोबार में साझेदारी के आग्रह करने का हो या ब्रह्मांड में ग्रहों के एक व्यवस्थित रूप में चक्कर लगाने का हो। यदि छात्र यह समझता है कि लेखक सामंजस्य के महत्व पर बेवजह ज्यादा जोर दे रहा है, तो उसे ये भी याद रखना चाहिए कि सामंजस्य की कमी अक्सर विफलता की पहली और आखिरी तथा एकमात्र वजह होती है। सामंजस्य न हो तो कोई कविता, कोई संगीत और नहीं कोई गौर करने लायक भाषण हो सकता है। अच्छी वास्तुकला काफी हद तक सामंजस्य से ही संभव होती है। सामंजस्य के बिना एक घर भवन निर्माण सामग्रियों के ढेर से ज्यादा और कुछ नहीं होता, कमोबेश एक भीमकाय प्राणी की तरह। ध्वनि कारोबार का प्रबंधन अपने स्नायु में ही सामंजस्य को रचा और बसा लेता है। अच्छी पोशाक पहने हर पुरुष और महिला सामंजस्य की जीती जागती तस्वीर और चलते फिरते उदाहरण है। दुनिया भर के कामकाज में सामंजस्य के महत्व पर रोजमर्रा के इन तमाम उदाहरणों के बाद भी, जबकि ब्रह्मांड के पूरे परिचालन में इसकी भूमिका है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सामंजस्य को अपने जीवन के निश्चित लक्ष्य में शामिल कैसे नहीं करता। हो सकता है आपका भी कोई निश्चित लक्ष्य न हो, अगर आपने सामंजस्य को इसकी नींव का पत्थर नहीं माना तो। मानव शरीर अंगों, ग्रंथियों, रक्तवाहिकाओं, नसों, मस्तिष्क की कोशिकाओं, मांसपेशियों इत्यादि की एक जटिल व्यवस्था है। मन की ऊर्जा जो कार्य के लिए प्रेरित करती है और शरीर के अंगों के प्रयासों का संयोजन करती है, वह भी कभी अलग होती तो कभी बदलती ऊर्जा की बहुलता ही है। जन्म से मृत्यु तक यह एक लगातार संघर्ष है जो अक्सर मन की ताकतों के बीच खुली जंग का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए, इंसान के मन की प्रेरक शक्तियों और इच्छाओं के बीच जीवन भर सही और गलत की ओर रुझान पर संघर्ष चलता रहता है और यह बात हर कोई जानता है। हर इंसान के पास कम से कम 2 विशिष्ट मन की शक्तियां या व्यक्तित्व और कम से कम 6 विभिन्न मन की शक्तियां होती हैं, ताकि उन्हें एक निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यवस्थित और निर्देशित किया जा सके। सामंजस्य के इस तत्व के बिना कोई भी व्यक्ति सही विचारक नहीं बन सकता।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कारोबार और औद्योगिक उपक्रमों के अगुवा, साथ ही दूसरे क्षेत्रों में कार्यरत लोग व्यक्तियों के समूह को इस लिहाज से संगठित करने में काफी कठिनाई महसूस करते हैं कि वह बिना झगड़े एक तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर सकें। हर अकेले इंसान में खुद उसके अंदर ऐसी ताकतें होती हैं जिनमें सामंजस्य बैठाना मुश्किल होता है, तब भी जबकि उसे सामंजस्य के लिए सबसे अनुकूल माहौल में बिठा दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मन का गुणधर्म ऐसा है कि उसके मन की इकाइयों में सामंजस्य नहीं लाया जा सकता, तो सोचिए मन के एक समूह में सामंजस्य लाना कितना कठिन होगा ताकि वह एक मन की तरह व्यवस्थित रूप से काम कर सकें, जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। नेता जो सफलतापूर्वक मास्टरमाइंड की ऊर्जा को विकसित और निर्देशित करता है, उसके पास चातुर्य, धैर्य, दृढ़ता, आत्मविश्वास, मन के गुणधर्म के गहन ज्ञान और तेजी से बदलते हालात में बिना किसी झुंझलाहट के संकेत दिए खुद को ढालने, सही संतुलन और सामंजस्य की स्थिति की शक्ति होनी चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो इस आवश्यकता को पूरा कर लेंगे? सफल लीडर के अंदर अपने मन का रंग किसी गिरगिट की तरह बदल लेने की क्षमता होनी चाहिए ताकि नेतृत्व के लिहाज से वह सामने आने वाली हर परिस्थिति में फिट हो सके। यही नहीं, इस प्रकार के लीडर के अंदर बिना किसी गुस्से की झलक दिखाए या आत्मसंयम खोए बिना एक भाव से दूसरे भाव में खुद को ले जाने की क्षमता भी होनी चाहिए। सफल लीडर को सफलता के 17 नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करने की काबिलियत होनी चाहिए। इस क्षमता के बिना कोई भी नेता शक्तिशाली नहीं हो सकता और शक्ति के बिना कोई लीडर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। लंबे समय से एक सामान्य सी गलतफहमी इस बात को लेकर चली आ रही है कि एजुकेट अथवा शिक्षित करना शब्द का मतलब क्या है। शब्दावलियों ने इस गलतफहमी को दूर करने में कोई मदद नहीं की है, क्योंकि उन्होंने शिक्षित करना शब्द को ज्ञान देने के कार्य के तौर पर परिभाषित किया है। दरअसल एजुकेट शब्द की जड़ें लैटिन शब्द एडुको से जुड़ी हैं, जिसका मतलब है अंदर से विकसित करना। एडुको यानी बाहर निकालना, इस्तेमाल के नियम से विकसित होना। कुदरत को बेकार पड़े रहने से नफरत है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। वह उन्हीं तत्वों को लगातार जीवित रखता है जो इस्तेमाल में हो। एक बाह को या शरीर के कभी भी दूसरे हिस्से को बांध दें, इस्तेमाल न करें और जल्द ही देखेंगे कि बेकार बड़ा हिस्सा जल्द ही पहले क्षीण पड़ेगा और फिर निर्जीव हो जाएगा। इस क्रम को उलट दें, एक बाह को सामान्य से ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि एक लोहार जो दिन भर एक भारी हथौड़े को उठाए रहता है, वह बाह ताकतवर, अंदर से विकसित हो जाएगी। शक्ति व्यवस्थित ज्ञान से पैदा होती है, लेकिन यह समझ लें कि इसके प्रयोग और इस्तेमाल से यह अंदर से विकसित होती है। कोई बिना किसी शक्ति के रहते भी ज्ञान का चलता फिरता सार संग्रह बन सकता है। यह ज्ञान उस हद तक ही शक्ति बनता है जहां तक इसे व्यवस्थित, वर्गीकृत और कार्य करने में लाया जाता है। कुछ बेहतरीन शिक्षित लोग उन लोगों से भी कम सामान्य ज्ञान रखते हैं जिन्हें मूर्ख कहा जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर यह होता है कि पहले ने जो भी ज्ञान उनके पास था उसका इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे ने ऐसा किया ही नहीं। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो यह जानता है कि अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसे कैसे हासिल किया जाए और ऐसा करते हुए दूसरे के अधिकारों का हनन भी न हो। यह कई लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है कि कई तथाकथित जाने माने विद्वान उस योग्यता के पास भी नहीं फटकते जो शिक्षित कहे जाने के लिए जरूरी है। यह भी कई लोगों को अपार अचरज में डाल सकता है जो यह सोचते हैं कि उनमें विद्वत्ता की कमी है जिससे वे खुद को शिक्षित कह सकें। यह जरूरी नहीं कि एक सफल वकील वही है जो कानून के सबसे ज्यादा नियमों को याद कर ले। इसके बजाय सफल वकील वह है जो यह जानता है कि वह नियम कहाँ मिलेंगे, साथ ही उनके समर्थन में कितनी तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सफल वकील वह है जो जानता है कि जरूरत पड़ने पर वह नियम कहाँ मिल सकते हैं। यह सिद्धांत उतनी ही प्रबलता से उद्योग और कारोबार जगत के मामलों में लागू होता है। हेनरी फोर्ड ने न के बराबर प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी, फिर भी वे दुनिया के सबसे शिक्षित लोगों में से एक थे। माना जाता है कि उन्होंने एक ऐसी क्षमता हासिल कर ली थी जिससे वे स्वाभाविक और आर्थिक नियमों को जोड़ लेते थे, और कहना नहीं होगा कि लोगों के मन पर प्रभाव डालने की उनके पास वह शक्ति थी जिससे वे किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति कर लेते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हेनरी फोर्ड ने शिकागो ट्रिब्यून के खिलाफ मुकदमा किया। अखबार पर यह आरोप लगाया कि उसने उन्हें कलंकित करने वाला बयान छापा है। उनमें से एक बात लिखी गई थी कि फोर्ड अज्ञानी शांतिवादी हैं, इत्यादि।
जब केस की सुनवाई शुरू हुई तो ट्रिब्यून के वकीलों ने खुद फोर्ड से पूछताछ कर यह साबित करने की कोशिश की कि उनका बयान सही था और वे सचमुच अज्ञानी हैं। इस ध्येय को सामने रखते हुए उन्होंने फोर्ड से तमाम विषयों पर जिरह शुरू की। उन्होंने एक यह प्रश्न पूछा था, ब्रिटेन ने सन 1776 में उपनिवेशों में हुई बगावत को कुचलने के लिए कितने सैनिक भेजे थे? अपने चेहरे पर एक सूखी मुस्कान के साथ फोर्ड ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता वे कितने थे, पर मैंने सुना है कि इतने तो कभी वहां से लौटे भी नहीं थे। जवाब सुनते ही कोर्ट में अधिकारियों, ज्यूरी के सदस्यों, दर्शकों, यहां तक कि सवाल पूछने वाले कुंठित वकील को भी हंसी आ गई और पूरा कोर्ट रूम ठहाकों से गूंज उठा। इस तरह की पूछताछ 1 घंटे या उससे ज्यादा देर तक चलती रही, लेकिन फोर्ड एकदम शांत बने रहे। अंत में हालांकि उन्होंने धृष्ट चालाक वकीलों को तब तक अपने साथ मजाक करने का मौका दिया जब तक कि इससे ऊब नहीं गए। फिर एक सवाल के जवाब में जो खासतौर पर अप्रिय और अपमानजनक था, फोर्ड तनकर खड़े हुए, अपनी उंगली सवाल पूछने वाले वकील की ओर उठाई और जवाब दिया, यदि मैं सचमुच तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवालों का जवाब देना चाहूं जो तुमने अब तक किए हैं और जितने भी तुम कर चुके हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे डेस्क पर लगे बटनों की एक कतार है जिसमें से दाहिने बटन को दबाकर मैं इतने लोगों को बुला सकता हूं जो मुझे तुम्हारे हर सवाल का सही जवाब दे सकते हैं, और उन सवालों के भी जिन्हें न पूछने की और न जवाब देने की तुम्हारे अंदर अक्ल है। अब क्या तुम मुझे यह बताने की कृपा करोगे कि क्यों मैं अपने दिमाग को दुनिया भर की फिजूल जानकारियों से भर लूं जिनसे मैं तुम्हारे हर बेवकूफाना सवाल का जवाब दे सकूं जो कोई भी पूछ सकता है, वह भी तब जब मेरे पास काबिल लोगों की कमी नहीं जो मुझे हर तथ्य से वाकिफ करा सकते हैं जो मैं उन्हें बुलाकर उनसे हासिल कर सकता हूं। यह जवाब याददाश्त के आधार पर उद्धृत किया गया है, लेकिन यह मोटे तौर पर फोर्ड के जवाब से संबंधित है। यह सुनते ही कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। सवाल पूछने वाले वकील का मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जज अपनी कुर्सी से आगे की ओर झुके और फोर्ड की ओर देखा। ज्यूरी के कई सदस्यों की नींद खुली और वे इधर उधर ऐसे देखने लगे जैसे कोई धमाका हुआ हो, जो वाकई में हुआ भी था। फोर्ड का जवाब सुनकर सवाल पूछने वाले को सांप सूंघ गया। इस जवाब से पहले तक उसे फोर्ड के साथ मजाक करने में काफी मजा आ रहा था। वह वकील कुशलता से अपने सामान्य ज्ञान की जानकारी का बखान कर रहा था और उसकी तुलना फोर्ड की भारी अज्ञानता से कर रहा था जो उसके निशाने पर था। मगर फोर्ड के जवाब ने वकील का मजा किरकिरा कर दिया। इससे एक बार फिर साबित हो गया उनके लिए जिनमें इस सबूत को कबूल करने की बुद्धिमत्ता थी कि सही शिक्षा का मतलब है दिमाग का विकास, न कि सिर्फ ज्ञान का संग्रह और उसका वर्गीकरण। इसमें शक है कि फोर्ड अमेरिका के हर राज्य की राजधानी का नाम बता पाते, लेकिन मुमकिन है कि वे यह बता सकते थे, बल्कि बता दिया था कि उनके पास वह पूंजी थी जो अमेरिका के हर राज्य में कई कल कारखानों को चला रही थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा में वह शक्ति होती है जो किसी की हर जरूरत को पूरा कर सके बिना दूसरों के अधिकारों में दखल दिए। फोर्ड पर यह परिभाषा एकदम सही बैठती है। ऐसे कई विद्वान व्यक्ति हैं जो आसानी से फोर्ड को सैद्धांतिक रूप से उन सवालों में उलझा देते जिनका जवाब वे नहीं दे पाते, लेकिन फोर्ड के अंदर उद्योग या वित्त के क्षेत्र में जंग लड़ने की वह क्षमता थी कि वे उन विद्वानों का उनके तमाम अमूर्त और बुद्धिमानी समेत सफाया कर देते। फोर्ड संभवतः अपनी रासायनिक प्रयोगशाला में यह सब करने नहीं गए होंगे कि पानी को इसके घटकों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से अलग किया जाए और फिर इसे एक साथ मिलाकर पिछले रूप में लौटाया जाए, लेकिन वे यह जानते थे कि कैसे अपने आसपास उन रसायन शास्त्रियों को जुटाया जाए जो यह काम उनके लिए आसानी से कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के ज्ञान को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करे, वह उतना ही या उससे कहीं ज्यादा शिक्षित इंसान है जिसके पास ज्ञान तो है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। शिक्षा का मतलब है करनान की सिर्फ जानना। सेक्स और प्रतिभा के बीच रिश्ता। यौन रुचि उन 8 आधारभूत प्रेरक बलों में सबसे शक्तिशाली है जो दिमाग को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस विषय के महत्व को देखते हुए ही इसे सफलता के नियम में शामिल 17 कारकों में से पहला होते हुए भी अंतिम अध्याय के तौर पर बचाकर रखा गया है। कामेच्छा बेहतरीन कामयाबी हासिल करने में जो भूमिका अदा करती है, उसकी खोज इस लेखक ने महान नेताओं की जीवनियों पर किए गए अध्ययन और इस युग के उन पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण के दौरान की थी जो अपने चुने हुए प्रयास क्षेत्रों में बुलंदी पर पहुंचे। जब बात सेक्स के विषय की होती है तो ज्यादातर लोग अक्षम्य रूप से अज्ञानी होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तब से ही अज्ञानी और भद्दे लोग कामेच्छा को बदनाम करते आए हैं और लंबे समय से इसकी खिल्ली उड़ाते रहे हैं। पुरुष और स्त्री जिन्हें अधिक कामुक स्वभाव मिला है, उन्हें अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है,
हालांकि यह भी सच है कि अंदर ही अंदर लोगों को उनसे ईर्ष्या भी होती है। शोध के प्रारंभिक दौर में जब यह दर्शन अपनी गर्भस्थ अवस्था में था, तब लेखक ने यह ढूंढ निकाला था कि कला और संगीत, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र या जीवन के दूसरे क्षेत्रों का हर महान व्यक्ति अत्यधिक कामुक था। उस समूह में शामिल लोगों में से जिनकी जीवनी का अध्ययन गहनता से किया गया, उनके नाम इस सूची में दर्ज किए जा सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, शेक्सपियर, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, राल्फ वाल्डो एमरसन, रॉबर्ट बर्न्स, थॉमस जेफरसन, ऑस्कर वाइल्ड, वुड्रो विल्सन, स्टैनफोर्ड व्हाइट, एनरिको कारूसो। कामेच्छा मानवीय भावों में सबसे उच्च और परिष्कृत है। यह मन के कंपन की दर को इस कदर बढ़ा देती है जितना कोई और भाव नहीं कर सकता, और दिमाग के कल्पनाशील हिस्सों को कार्यरत कर उस स्तर पर ले जाती है जिस स्तर पर एक जीनियस का दिमाग काम करता है। इस बारे में शर्मसार होना तो दूर की बात है, जहां तक कामुक स्वभाव की बात है तो यह ईश्वरीय देन है जिस पर किसी को भी गर्व होना चाहिए और उसके लिए किसी तरह की सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। जीनियस के स्रोत के रूप में सेक्स। एक जीनियस पैदा करने के लिए सिर्फ उच्च स्तर का कामुक होना ही अपने आप में काफी नहीं है। सिर्फ वे लोग जो कामेच्छा की प्रकृति को समझते हैं और जो जानते हैं कि इस शक्तिशाली भाव के स्वरूप को बदलकर दूसरे माध्यमों में कार्यशील किया जाए ताकि जीनियस के स्तर तक पहुंचा जा सके। यौन ऊर्जा वह प्रेरक बल है जिसके मुकाबले तमाम प्रेरक शक्तियां दूसरे नंबर पर ही आती हैं। एक मन जो तीव्र कामेच्छा के जरिए उत्तेजित हुआ है, वह विचारों के उस आवेग को प्राप्त करने लगता है जो बाहर के स्रोतों से मन में कौंधते हैं। इसे ही सामान्य तौर पर प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। यह इस लेखक की धारणा है, वह धारणा जिसके पीछे ठोस साक्ष्य हैं कि सभी तथाकथित खुलासे, चाहे वे किसी भी तरह के हों, धर्म से लेकर कला तक, उनके पीछे यौन संपर्क की एक तीव्र उत्कंठा होती है। सभी तथाकथित चुंबकीय व्यक्ति उच्च कोटि के कामुक होते हैं। लोग जो शानदार, आकर्षक, बहुमुखी और संपूर्ण होते हैं, वे सामान्य तौर पर बेहद कामुक होते हैं। आप इसे उन लोगों का विश्लेषण कर खुद भी साबित कर सकते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे बेहद कामुक हैं। अगर आपने तीव्र कामेच्छा की क्षमता को खत्म कर दिया तो समझिए आपने एक इंसान से वह चीज निकाल दी जो उसके शक्तिशाली होने की वजह होती है। यदि आप इसका सबूत चाहते हैं तो गौर कीजिए उस जोशीले सांड पर या किसी अन्य पुरुष जीव पर, जैसे बैल या सुअर पर, जब इनमें यौन परिवर्तन कर दिया जाता है। जिस पल किसी जीव की कामेच्छा खत्म कर दी जाती है तो इंसान से लेकर सबसे निचले स्तर के जानवर तक दबदबा कायम करने वाली कार्यक्षमता उसके साथ ही कम हो जाती है। यह बात जीव विज्ञान का एक ऐसा तथ्य भी है जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। यही नहीं, यह महत्वपूर्ण और अहम तथ्य है। सेक्स का चिकित्सकीय मूल्य। ये वैज्ञानिकों के बीच जाना माना तथ्य है, भले ही आम लोगों को सामान्य तौर पर इसकी जानकारी नहीं कि कामेच्छा का एक चिकित्सकीय मूल्य भी है जो किसी भी और मानवीय भाव में नहीं पाया जाता। इस तथ्य की जांच आसानी से की जा सकती है, वह भी इस विषय पर किए गए अतिसाधारण अध्ययन के जरिए। दो ऐसे लोगों के बीच हुए यौन संपर्क के बाद शरीर की स्थिति पर गौर किए जाने से भी जिनमें लगाव है और जिन्होंने संतुष्ट होने तक संभोग किया है। भौतिक शरीर एकदम शिथिल और शांत पड़ जाता है। इस प्रकार पूर्ण रूप से प्रेरित विश्राम के बाद तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक तंत्रिका ऊर्जा को संतुलित करने और वितरित करने का सबसे अनुकूल मौका मिलता है। सही तरीके से वितरित की गई तंत्रिका ऊर्जा वह बल है जिससे एक शरीर स्वस्थ बना रहता है। इसके साथ ही विश्राम के जरिए सही तरीके से वितरित तंत्रिका ऊर्जा शारीरिक विकारों को जड़ से खत्म कर देती है। संक्षेप में बताए गए ये तथ्य सिर्फ इस लेखक के विचार नहीं हैं। ये कई दशकों तक इस पीढ़ी और पुरानी पीढ़ियों के बेहतरीन और माने हुए वैज्ञानिकों के गहन साझा शोध से इकट्ठा किए गए हैं। उनमें से एक मशहूर चिकित्सक तो इतने निर्भीक थे कि उन्होंने कबूल किया कि वे अक्सर उन मरीजों को अपने पार्टनर बदलने की सलाह दी थी जो हाइपोकॉन्ड्रिया या रोगभ्रम के शिकार थे, और उस सलाह का असर भी हुआ। उनके मुताबिक यह किसी और नुस्खे से संभव नहीं होता। उस चिकित्सक ने और आगे बढ़कर यह भविष्यवाणी भी कर दी कि वह दिन दूर नहीं जब इस तरह की चिकित्सा को आम तौर पर समझा और इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ यह बात सिर्फ इस वजह से की जा रही है, और यह इस तरह का तर्क देने वाले लेखक की टिप्पणी के बगैर भी सार्थक है कि ज्यादातर मानव जातियां आज भी कामेच्छा और इससे जुड़ी गतिविधियों की क्षमताओं को लेकर घोर अज्ञानता में डूबी हैं। न सिर्फ स्वास्थ्य की देखभाल में बल्कि जीनियस जैसा दिमाग पैदा करने में इसके महत्व की संभावनाओं को भी नहीं समझ पाते।
उस तथ्य के महत्व ने लेखक को तब प्रभावित किया जब उसे यह पता लगा कि वास्तविक रूप से हर महान नेता जिनका अध्ययन उन्होंने करीब से किया था वह काफी हद तक शक्तिशाली यौन संपर्कों से प्रेरित था। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के मामले में पार्टनर उनकी पत्नी होती थी जिनके बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते थे। कुछ मामलों में प्रेरणा के स्रोत किसी दूसरी महिला से जुड़े पाए गए हैं। दोनों ही मामलों में एक महान चिरस्थायी प्यार एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसने एक औसत इंसान को भी कामयाबी की अविश्वसनीय बुलंदियों तक पहुंचाया। ये वे तथ्य हैं जिन्हें हर पति पत्नी, पार्टनर और प्रेमियों को अपने दिमाग में रखने चाहिए। कामेच्छा, जो गीतों और ख्वाबों का एक विषय है, वह दिमाग को ऊर्जावान बनाकर मास्टरमाइंड के स्तर तक ले जाने वाला सबसे असरदार तरीका है। मन को महानता की ओर ले जाने वाले 10 कारण। दिमाग का प्रेरक तत्व वह प्रभाव है जो अस्थायी या स्थायी रूप से दिमाग के कंपन की दर को बढ़ा देता है। सभी महान उपलब्धियां इस प्रकार के किसी एक या दूसरे उत्तेजक तत्व का नतीजा होती हैं। लोग अक्सर यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि इनमें से कुछ उत्तेजक तत्व क्या हैं। यहाँ मन को उद्वेलित करने वाले उन तत्वों को सूचीबद्ध किया गया है। ये उस क्रम में है जिसमें लेखक ने उन्हें महत्वपूर्ण समझा है। 1. दो लोगों के बीच यौन संपर्क जो वास्तविक प्रेम की भावना से प्रेरित है। 2. यार जिसमें यौन संपर्क का होना जरूरी नहीं है। 3. शोहरत, ताकत और पैसे कमाने की तीव्र इच्छा। 4. हद से ज्यादा भावुक इंसान हो तो संगीत एक जबरदस्त प्रेरक होता है। 5. दोस्ती या तो एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच या विपरीत लिंगों के बीच, बशर्ते इसके पीछे प्रगति करने में एक दूसरे की मदद करने की इच्छा हो, साथ ही निश्चित कारोबार या योजना हो। 6. दो या उससे ज्यादा लोग जो एक दूसरे के सहयोगी हों, उनके बीच मन के स्तर पर एक मास्टरमाइंड का गठजोड़ जिसमें एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सहायता करने की भावना हो। 7. दुख को साझा करना, जैसा कि उन लोगों के साथ होता है जिन्हें जातिवादी, धार्मिक या आर्थिक मतभेदों की वजह से अन्यायपूर्ण तरीके से सजा दी जाती है। 8. स्वसम्मोहन, एक व्यक्ति अपने मन को एक निश्चित उद्देश्य से खुद को सुझाव देकर तेज करता है। शायद दिमाग को प्रेरित करने वाले इस स्रोत को सूची में सबसे ऊपर जगह मिलनी चाहिए थी। 9. सुझाव, बाहर से मिलने वाले सुझाव किसी को भी कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया गया तो किसी को नाकामी और तबाही के गर्त में भी पहुंचा सकती है। 10. नशा और शराब, हालांकि इन्हें दिमाग को उत्तेजित करने वाला तत्व समझा जाता है, इनका प्रभाव पूरी तरह विनाशकारी होता है जिससे अंतः उत्तेजना के सभी और 9 स्रोत नकार दिए जाते हैं। यहाँ आपके सामने मन को उत्तेजित करने वाले सभी बड़े स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन है। उत्तेजित करने वाले इन स्रोतों के जरिए कोई भी जीनियस बनाने वाले तत्वों को अस्थायी रूप से अनंत बुद्धिमत्ता के संपर्क में लाकर ग्रहण कर सकता है। इस सीधे और सरल वक्तव्य को या तो स्वीकार करो या छोड़ दो, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये वक्तव्य एक सकारात्मक तथ्य के रूप में दिया गया है क्योंकि इस लेखक को यह मौका मिला कि वह अनेक औसत स्त्री और पुरुषों को मन की मध्यमता से निकालकर सीधे जीनियस के दायरे में पहुंचा सके। उनमें से कुछ असाधारण स्थिति में बने रहे जबकि दूसरे फिर से अपने औसत दर्जे में पहुंच गए, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से। लेखक ने व्यक्तिगत रूप से हर दिन औसतन दर्जन भर स्त्री और पुरुषों का इस उद्देश्य से साक्षात्कार किया कि उन्हें मन की सबसे उचित उत्तेजक तत्व की खोज कराई जा सके और इस प्रकार से उनके मन को उद्वेलित कर उनके हुनर का सबसे फायदेमंद काम में इस्तेमाल किया जा सके। कई मौकों पर लेखक को ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जिसने कोई उपयोगी आविष्कार किया या लाभदायक सेवा देने की कोई योजना बताई, वह भी विश्लेषण के मध्य में ही। शायद इन विश्लेषणों ने ही एक गलती से मास्टरमाइंड साइड इफेक्ट पैदा कर दिया। ऐसी ही एक कहानी सामने आई जब गुंडेलक नाम का ग्राहक अपनी पत्नी के साथ मुझसे मिलने आया। अभी विश्लेषण में 30 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसके दिमाग में नई किस्म की आपस में गुंथी हुई ईंटों का एक विचार आया जो राजमार्गों के निर्माण के उपयुक्त था। ये विचार ऐसा था जिसमें पूरे अमेरिका में एक उपयोगी सेवा चलाने की स्पष्ट संभावना थी। कहना न होगा कि इसमें खुद उसका भी बेहिसाब फायदा होने वाला था। शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि हम तीनों ने ही, उसने और उसकी पत्नी तथा लेखक ने एक साथ ही यह विचार पैदा किया। बदपरहेजी और लत का नतीजा है दिमाग की नाकामी। इस अध्याय में बताए गए 10 में से सिर्फ 9 उत्तेजक इस्तेमाल में सुरक्षित हैं। शराब और ड्रग्स का दिमाग को उत्तेजित करने के लिए बदपरहेजी से इस्तेमाल करने की निंदा हर हाल में की जाती है। इसका आधार यह है कि इससे दिमाग के सामान्य रूप से काम करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। हालांकि यह सही है कि बीते समय के कुछ महानतम साहित्यकारों ने मन के उत्तेजक के तौर पर शराब का इस्तेमाल किया है, भले ही अस्थायी सफलता के साथ।
यह भी उतना ही सही है कि यह इस्तेमाल आगे चलकर इतना बढ़ गया जिसने उन्हें बर्बाद कर दिया। बीते समय के दो लेखक जिन्हें प्रतिष्ठित माना जाता है, एडगर एलन पो और रॉबर्ट बर्न्स, दोनों ही दिमाग की उत्तेजना के लिए इसके प्रभाव के साथ शराब का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उत्तेजना की इस किस्म ने दोनों को ही अंततः बर्बाद कर दिया। सेक्स दिमाग के सबसे शक्तिशाली उत्तेजकों में से एक है, लेकिन यह भी हद से ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो उतना ही विनाशकारी होता है जितना कि शराब या नशा। हद से ज्यादा खाना भी किसी भी दूसरी तरह की ज्यादती की तरह नुकसानदेह होता है। कई हजार मामलों में इस प्रकार का भोग महान कामयाबी की संभावना को खत्म कर देता है। सफलता के नियम के 17 कारकों में से एक है आत्मसंयम। बाद में जब हम इस विषय तक पहुंचेंगे तो विस्तार से बताएंगे कि आत्मसंयम एक संतुलित चक्र है जो व्यक्ति की हर प्रकार की ज्यादतियों से रक्षा करता है, फिर चाहे वह किसी भी तरह की क्यों न हो। 3 प्रमुख अतिवादिता जो दुनिया भर में आज लोगों को बर्बाद कर रही है वह है हद से ज्यादा पीने और नशा करने की लत, खाना और यौन व्यवहार। इनमें से कोई भी एक बाकी दो की तरह ही कामयाबी के लिए घातक है। ज्यादातर सफलता 40 के बाद क्यों? एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है कि क्यों ज्यादातर लोग अपने जीवन में सफलता तब तक हासिल नहीं करते जब तक कि उनकी उम्र 40 तक नहीं पहुंचती। यह सिद्धांत उस असाधारण ऊर्जा की ओर इशारा करता है जो शुरुआती वर्षों में यौन गतिविधियों में खर्च होती है। शब्द छितराया हुआ का इस्तेमाल इस तथ्य को बताने के लिए किया जाता है क्योंकि यह ऊर्जा बिखरी हुई और कमजोर रहती है। एक औसत युवा पुरुष अगर उसे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करे तो यह नहीं सीखता कि कामेच्छा यौन संपर्क के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकती है जब तक कि वह 40 से 45 की उम्र का नहीं हो जाता। इस उम्र तक एक औसत पुरुष का जीवन, जिस दायरे में ज्यादातर पुरुषों को सही तरीके से रखा जा सकता है, एक लंबा सतत संभोग की उत्तेजना का होता है जिसके जरिए उसकी उत्कृष्ट और शक्तिशाली भावनाएं चारों तरफ बिखरती जाती हैं। यह सिर्फ इस लेखक की धारणा नहीं है, यह तथ्यपरक वक्तव्य है जो 20,000 से ज्यादा लोगों में ध्यान से किए गए विश्लेषण पर आधारित है। 20,000 लोगों के बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन और विश्लेषण से तमाम मानव जाति के विभिन्न प्रकार के लोगों का सटीक वर्गीकरण किया गया है। हद से ज्यादा खाने और यौन संपर्क के हद से ज्यादा भोग से एक औसत इंसान में दूसरे कामों के लिए शायद ही ऊर्जा बच पाती है तब तक जब तक कि वह 40 की उम्र पार नहीं कर लेता। कुल मिलाकर ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें कमजोरी के इन दो क्षेत्रों में उन्हें कभी भी महारत हासिल नहीं हो सकी। इस सत्य पर एक दुखद बयान यह है कि ज्यादातर लोग खाने और संभोग में हद से ज्यादा करने को खतरनाक अतिवादिता नहीं मानते, जिसकी वजह से जीवन में कामयाबी के मौके खत्म हो जाते हैं। नशा और शराब के हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से होने वाली तबाही पर कोई बहस नहीं हो सकती, क्योंकि सब जानते हैं कि इसके हद से ज्यादा उपभोग का कामयाबी पर घातक असर होता है, लेकिन सब ये नहीं जानते कि संभोग और खाने में भी ज्यादती करने का असर भी उतना ही तबाह करने वाला होता है। यौन संपर्क की इच्छा तमाम मानवीय इच्छाओं में सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूर करने वाली होती है। इसी वजह से इसे काबू करने और यौन संपर्क के बजाय दूसरे माध्यमों की ओर इस तरीके से मोड़ने की जरूरत है कि यह किसी को जीनियस बनने की ऊंचाई तक ले जाए। दूसरी तरफ यह शक्तिशाली इच्छा यदि नियंत्रित और इस तरह मोड़ी नहीं गई तो इंसान को उस हद तक नीचे ले जा सकती है जहां वह एक औसत जानवर की तरह नजर आता है। इस अंतिम अध्याय में लेखक उन लोगों को जवाब देना नहीं चाहता जो यह सोचते हैं कि सेक्स के संदर्भ में की गई बेहद संक्षिप्त चर्चा से युवा स्त्री और पुरुषों को नुकसान पहुंच सकता है। जवाब देना भी पड़े तो वह जवाब यह है सेक्स के विषय की अज्ञानता, जो इस विषय पर उन लोगों से चर्चा की कमी से पैदा होती है जिन्हें इसका ज्ञान है। इसकी वजह से युगों युगों से कामेच्छा का इस्तेमाल विनाशकारी तरीके से होता आया है। यही नहीं, यदि किसी को लगता है कि यह संक्षिप्त संदर्भ इस पीढ़ी के युवाओं की नैतिकता को ठेस पहुंचा सकता है, तो वह व्यक्ति यह बात भी सोच ले कि ज्यादातर युवा सेक्स की शिक्षा अधकचरे स्रोतों से हासिल करते हैं, बनिस्बत इस प्रकार की किताब से, और उस प्रकार की शिक्षा सेक्स की शक्ति की ऐसी व्याख्या करती है जो किसी भी तरह से सेक्स और जीनियस के विषय से संबंध नहीं रखती। सेक्स पर जानकारी के ये स्रोत किसी भी लिहाज से यह नहीं बताते कि इस प्रकार के बदलाव की कोई संभावना है जहां सेक्स शक्ति को उच्च कोटि की कला और साहित्यिक कार्यों की ओर मोड़ा जा सकता है। यही नहीं, कारोबारी नेतृत्व और अनेक प्रकार की रचनात्मक सहायक सेवाओं का रूप दिया जा सकता है। यह जीवन के महान रहस्यों पर एक बेबाक चर्चा है जिसमें सेक्स के विषय को भी शामिल किया जा सकता है। अंततः कामेच्छा शरीर की एक जरूरत है जिसे चुपचाप दबाया नहीं जा सकता। सच में कामेच्छा का भाव मनुष्य के सभी भावों में सर्वोत्तम है और यौन संबंध सभी संबंधों में सबसे खूबसूरत है।
फिर क्यों यह कीचड़ उछाला जाता है कि यौन संबंध अश्लील और भद्दा होता है, जिसे खामोशी के अंधेरे में छिपाकर रखा जाता है। यह मास्टरमाइंड के विषय का अंत है।